हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके चल रहा होगा। सो आज हम लोग अपना सीएमए फाइनल सीए4 में इंड एएस 36 का डिटेल्ड रिवीजन करने वाले हैं, जहां पर हम लोग 100% कॉन्सेप्ट एज वेल एज जितना भी रिलेवेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक जितना भी एग्जाम हो रहा ना, देखो आप लगातार इंस्टीट्यूट यहाँ से एक 7 मार्क का क्वेश्चन इस इंड एएस से पूछे ही जा रहा है। इवन जून 25 में देख लो आप, दिसंबर 24, जून 24, सब में लगातार ये लोग पूछा तो है 7-7 मार्क का इंडेस 36 से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेस होने वाला है। तो ये नोट्स जिससे हम लोग अभी रिवाइज करने वाले, ये नोट्स हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। और जो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस यूज करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसको ले लो, ठीक है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन है, आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन, आपके वर्कबुक का क्वेश्चन, पास्ट अटेम्प्ट में जो आया हुआ है वो सारा क्वेश्चन, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और सबका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि हमारा टाइम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर होता क्या है, इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। क्या होता है ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट? देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो अपने पास बैलेंस शीट में जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, मान लो कोई एक प्रॉपर्टी प्लांट है, इक्विपमेंट है, कोई एक मशीन है, ठीक है, कोई एक पीपी है, मशीनरी, ठीक है। इसका जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो है 10 लाख रुपया। तो जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। अब क्या होता है, हो सकता है कि इसका रिकवरेबल अमाउंट इतना ना हो, इसका रिकवरेबल अमाउंट इतना ना हो। अगर इसका रिकवरेबल अमाउंट अगर ज्यादा है, लेट, अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है ना वो 12 लाख है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो अगर 8 लाख है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर इम्पेयर करना पड़ता है इस एसेट को। हम लोग को इम्पेयरमेंट लॉस हमें चार्ज करना होता है 2 लाख रुपया का। तो ये एसिड जो है ना, ये एसिड 10 लाख माइनस 2 लाख, अब ये 8 लाख पे दिखेगा, ये इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। तो अगर एक एसिड का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो हमें उसे राइट ऑफ करना पड़ता है, और वो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। सर कैरिंग अमाउंट तो हम लोगों को पता है, ये रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? देखो रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, आप समझो यहाँ पर रिकवर आप कितना वैल्यू यहाँ से आप कर सकते हो, आप यहाँ से कितना वैल्यू रिकवर कर सकते हो। तो देखो रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज बताया हुआ है, इन दोनों में से जो हायर होता है ना उसको हम लोग कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। आप एक चीज समझना, रिकवरेबल अमाउंट जब हम लोग कहते हैं, आप बताओ कैसे एक एसेट का जो एफईबी होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, आप कैसे यहाँ पर उसको अवेल करते हो, रिकवर कैसे कर सकते हो? आइदर यूज करके या उसको सेल करके, दो में से कोई एक ही ना। हम लोग बोलते हैं ना, पैसा कहां से निकल सकता है इस एसेट से, आइदर आप उसको यूज करो या फिर बेच दो। तो जितना यूज करके उसका वैल्यू निकलेगा ना, यूज करके जितना वैल्यू निकलेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू इन यूज। और सेल करके जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। अगर आपको लगता है कि एक एसेट का जो वैल्यू इन यूज है वो है 8 लाख रुपया, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो 6 लाख रुपया है, हम लोग बोलते हैं हायर अमाउंट हमेशा हम लोग कंसीडर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट में, है ना। अब देखो जो वैल्यू इन यूज होगा ना, वो एंटिटी स्पेसिफिक होगा, वो हर एंटिटी का अलग अलग हो सकता है, हाँ, बट ये तो सेम होगा लगभग, मोर और लेस टाइम ये तो सेम होगा, 6 लाख रुपया ही होगा ये। बट जो वैल्यू इन यूज है ना, ये डिफर कर सकता है, एंटिटी स्पेसिफिक हो सकता है। बात समझ हमारा, जैसे समझो अगर एक पर्टिकुलर एसेट, जैसे मान लो इस आईपैड का, अगर आईपैड का मैं अगर वैल्यू निकालने जाऊं, वैल्यू इन यूज मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं इससे एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यही अगर कोई मान लो कि बच्चा इससे गेम खेल रहा है, उसका उतना वैल्यू नहीं मिलेगा उसको, या मैं ही इसको लेकर कोई और काम कर रहा हूँ, मे भी इतना वैल्यू मुझे जनरेट ना हो। तो एंटिटी स्पेसिफिक, एंटिटी कैसे उस मशीन को यूज करने वाला है, कैसे उस एसेट को यूज करने वाला है, इसलिए वैल्यू इन यूज जो होगा ना, वो एंटिटी स्पेसिफिक हम लोग को हमेशा कंसीडर करना है। हो सकता है मैं आपको बोलूं, पता है इस आईपैड का भले ही दाम मान लो अगर 1 लाख रुपया, बट मैं ना इससे हर साल का 10 लाख का बेनिफिट जनरेट कर ले रहा हूँ। आप बोलो क्या पागल जैसे बात है, कैसे हो सकता है सर ऐसे? भाई हो रहा है, हमारे यहाँ मान लो हो रहा है, तो फिर हो रहा है, क्या कर सकते हैं अब। बढ़िया है हमारे लिए। हाँ अब बेचने जाऊंगा 50,000 मान लो मिलेगा,
हो सकता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल जो हमारा ना वहां पर कुछ हो ही ना, बहुत कम अमाउंट है, लेकिन वैल्यू इन यूज हमारा बहुत ज्यादा है इसका। या फिर उल्टा केस हो सकता है, वैल्यू इन यूज इसका है ही नहीं, मेरे लिए कोई काम का चीज नहीं है। अब बताओ मैं अगर गेमिंग लैपटॉप ले लूं, मुझे घंटा कुछ नहीं आता गेम खेलना, कोई काम का नहीं है मेरे लिए वो चीज, लेकिन जो भाई गेमर है उसके लिए तो बहुत काम का चीज फिर हो जाएगा ना वो। तो वैल्यू इन यूज वो एसेट का, किसी भी एसेट का स्पेसिफिक होता है, एंटिटी स्पेसिफिक, है ना। तो वैल्यू इन यूज और हमारा जो ये रिकवरेबल अमाउंट जो हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट। अगर कोई भी एक ज्यादा आ गया, मान लो अगर ज्यादा आ गया कैरिंग अमाउंट से, मान लो 10 लाख है, 11 लाख का हमारा वैल्यू इन यूज निकल गया, तो फिर आपको इंपेयरमेंट के लिए चेक करने को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया सर। सर अब एक बात हमें बताओ आप, ये जो आप हमें बताया ना अभी कि इम्पेयरमेंट लॉस हमें ऐसे चार्ज करना पड़ता है, तो फिर तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रोविजन था ना, फिर करो ना रिवैल्यूएशन। फिर अलग से ये नाटक क्यों, इंडेक्स 36 फिर क्यों आया अलग से? था ना हमारे पास रिवॉल्यूशन का प्रोविजन, इंडेक्स 16 हम लोगों ने पढ़ा, इंडेक्स 38 हमने पढ़ा, वहां था ना रिवॉल्यूशन का प्रोविजन, फिर अलग से ये इम्पेयरमेंट क्यों हो रहा है? तो आप एक चीज समझना, रिवॉल्यूशन और इम्पेयरमेंट में डिफरेंसेस है ना। रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट, देखो जो रिवैल्यूएशन होता था ना वो ऑप्शनल है। एक एंटिटी अपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जब वो करेगा ना अपने एसेट का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के टाइम, उसके पास ऑप्शन होता है, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी होता है ये कि वो कॉस्ट मॉडल में रहे या फिर वो रिवैल्यूएशन मॉडल में जाए, फिर उसको क्लास वाइज उसको चूज करना होता था, याद आ रहा है क्या? ये ऑप्शनल। अब मान लो किसी ने अगर कॉस्ट अगर चूज कर लिया था, तो उसके यहाँ तो रिवॉल्यूशन का कोई मैटर है ही नहीं। और यहाँ पर एक चीज और समझना आप, कि ये जो हमारा रिवॉल्यूशन होता है ना वो एक फिक्स इंटरवल 3 साल 5 साल जैसा भी लेता है, हमारे एसेट का नेचर कितना वोलेटाइल वो है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट जो है यहाँ पे डिसाइड करता है कि 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में कब कब हम लोग को रिवॉल्यूशन के लिए हमें चेक करना है। बट पहला बात तो इम्पेयरमेंट कोई तरह का ऑप्शनल चीज नहीं है, और इसे फिक्स इंटरवल पे नहीं होता है ऐसा कुछ ही है। जब हम लोग को इम्पेयरमेंट का कोई इंडिकेटर हमें दिखा, इसका कुछ एक इंडिकेटर होता पड़ेंगे हम लोग, कुछ इंडिकेटर हमें दिखा, जैसे मान लो कभी क्या हुआ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर ये गिर के टूट गया अगर, है ना, तो अब चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या जितना वैल्यू इन यूज इसका पहले था आज भी उतना है क्या, जो रिकवरेबल अमाउंट पहले हम लोग सोच रहे थे आज भी उतना है क्या। तो हमें सब कुछ ये चेक करना पड़ता है। तो इंडिकेटर कोई भी अगर ऐसा दिखा तो हम लोग को इम्पेयरमेंट के लिए पक्का पक्का चेक करना ही पड़ेगा, वहां पर कोई ऑप्शनल चीज तो वहां पर है ही नहीं। हाँ हम लोग पढ़ेंगे ऐसा 3 एसेट है जहां पर कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेटर का जरूरत नहीं, हम लोग को हर साल इंपेयरमेंट के लिए चेक करना ही करना पड़ेगा हम लोग ऐसा। दूसरा समझो आप, रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों हो सकता है, इंपेयरमेंट जो है ना वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर अपवर्ड का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मतलब प्रोविजन ही नहीं है। हाँ वो अलग चीज है, एक हमारा रिवर्सल हो सकता है इंपेयरमेंट का, वो अलग मैटर है, लेकिन अपवर्ड रिवोल्यूशन जैसे होता है यहाँ पर अपवर्ड इंपेयरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। पूर्ण क्लियर हुआ क्या? रिवोल्यूशन जो है वो आप सिर्फ पीपीई, इंटेंजिबल एसेट इन सब पे लगा सकते हो, इंपेयरमेंट सारे एसेट पे आपका यहाँ पर लगता है ना। तो जिन जिन एसेट पे, हाँ वो बात अलग है, जिन जिन एसेट के अपना खुद का प्रोविजन, जैसे मान लो इंडेस 2 इन्वेंट्री का, इंडेस 41 बायोलॉजिकल एसेट, इंडेस 115 में है ना, अपना अपना जिनका अपने पास जहां पर है इम्पेयरमेंट का प्रोविजन वो अलग बात है, जिनका नहीं है उसके ऊपर रेजिडुअल जितना समझ लो आप उस पे इंडेस 36 तो यहाँ पर लगेगा। तो पहले ओवरऑल आपको क्लैरिटी आपको मिल गया ना, सबसे पहला चीज तो इंपेयरमेंट होता क्या है। अगर एक एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा दिख रहा है तो हमें राइट डाउन करना पड़ता है, उससे हम लोग को यहाँ पर कम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब जो आगे वाले टाइम में, जब समझो अब जो आने वाला आपका जो टाइम होगा ना आगे, जितना बचा हुआ ईयर है उसमें ये डेप्रिसिएट इसको हम लोग कर देंगे। जैसे समझो आप, जैसे ये 10 लाख का अगर था ना, मान लो 5 साल का लाइफ अभी भी बचा हुआ था, तो ये 5 साल में हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके ये हम लोग का डेप्रिसिएट होता ना। अब पता हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्ट बोलेंगे 8 लाख जो बचा हुआ है डिवाइड बाई 5, 1,60,000 करके अब आप इसको हर साल डेप्रिसिएट करना। अब आप इसको 1,60,000 करके आप इसको हर साल आप यहाँ पे आप डेप्रिसिएट करना। बोलो क्लियर है क्या? एक काम करते हैं, इसके ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल का ही क्वेश्चन है वो, और पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का। बोलता है ए लिमिटेड हैज अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹45,000,
द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन इज ₹15,000, मतलब आज तक उस पर 15,000 का डेप्रेशन चार्ज हो चुका है। उसका 45,000 का उसका कॉस्ट था, तो 45 माइनस 15, 30,000 का तो कैरिंग अमाउंट है इसका, है ना। वो द सिमिलर मशीन हैज रिसेंटली बीन सोल्ड इन द सेम लोकेलिटी एट ₹25,000 विद सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000। आप समझो ये 25,000 रुपया और माइनस ये 2,000 का खर्चा है यहाँ पर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल आ रहा है वो आ रहा 23,000 रुपया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। और जो मैनेजमेंट है वो डिटरमिन किया है एंटिटी स्पेसिफिक, बार बोल रहा हूं ना आपको क्या कंसीडर करना है, आपको एंटिटी स्पेसिफिक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब ये सर क्या लिख दिया वो छोड़ दो, आपको क्या लिखा मैं बताऊंगा, अभी छोड़ दो उसको। अभी समझो आप यहाँ पर ना ये बोलना चाह रहा कि वैल्यू इन यूज जो है ना वो 28,000 रुपया है। तो आप मुझे बताओ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 23,000 है, वैल्यू इन यूज 28,000 है, रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, तो हायर ऑफ दीज टू 28,000 रुपया। इम्पेयरमेंट कितना होगा, इम्पेयरमेंट होगा 2,000 रुपया, कैरिंग अमाउंट हमारा ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, है ना। तो क्या क्या पूछा, सबसे पहले पूछा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, ये हमारा 23,000 रुपया होगा। फिर आप समझो जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 28,000 रुपया, है ना। तो ये हायर ऑफ टू वैल्यू इन यूज 28,000 रुपया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 23,000 रुपया, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 28,000 है। तीसरा पूछा हम लोगों से कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमने निकाला 2,000 रुपया आ रहा। और कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन आफ्टर इम्पेयरमेंट, देखो 30,000 रुपया था, 2,000 रुपया इम्पेयर हुआ, कितना बच जाएगा वो 28,000 रुपया। तो हम लोग इसको अब 28,000 रुपया यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये हमारा ये 28,000 रुपया कैरिंग अमाउंट हम लोग अब यहाँ पर इसको दिखा देंगे। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? ओके। अब समझो एक चीज को, अब एक चीज समझना ध्यान से यहाँ पर। अब देखो जो हम लोग बात करेंगे वैल्यू इन यूज, है ना। अब देखो वैल्यू इन यूज, अब कैसे बेनिफिट हम लोग को मिलेगा, इसको यूज करेंगे क्या आज, क्या इस पूरा हम लोग इसको यूज कर लेंगे क्या, ना टाइम लगेगा, सर टाइम लगेगा। मान लो इसका 5 साल अभी लाइफ बचा हुआ है, तो 5 ईयर्स इसका अभी भी लाइफ है ना, तो 5 साल तो यूज इसको करेंगे हम लोग ना। अब आप समझो अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि आज के दिन में इसका कैरिंग अमाउंट जो है वो है लेट 1,00,000 रुपया, ठीक है। और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल जो है ना, अगर आप आज बेचते हो, ये आपको है 90,000 रुपया का, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये। बट अगर इसी एसेट को अगर आप यूज करते हो ना 5 साल, तो क्या क्या होगा पता है। जैसे मान लो आपका ये ईयर 1 है, बट ये बिगनिंग है ईयर 1 का जहां हम लोग अभी खड़े हैं, ईयर 1 का एंड, ईयर 2 का एंड, ईयर 3 का एंड, ईयर 4 का एंड, और ये ईयर 5 का एंड। हम लोग अगर इस एसेट को यूज करते हैं ना, तो हमें इससे बेनिफिट मिलने वाला है। कितना कितना का बेनिफिट आएगा, 30,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 32,000 का, फिर यहाँ 30,000 का, और लास्ट में इसको हम लोग 5,000 में बेच भी देंगे, स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू इसका है, ठीक है। कितना टोटल आ रहा है बताओ तो मुझे एक बार। ये आ रहा है 30,000, 20 50,000, 50 25 75, 75 और यहाँ पर 30, 1,05,000, 1,07,000, 1,37,000 और 5 1,42,000 रुपया। क्या मैं कंपेयर कर दूं 90 और 1,42,000, मैं कंपेयर कर दूं विच एवर इज हायर। आपको लग रहा है ये चीज सही है, लग रहा है ये चीज सही है, एकदम नहीं। भाई साहब आप ये चीज देखो, अभी ये 1,00,000 का कैरिंग अमाउंट ये आज है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल आज है, बट ये जो बेनिफिट मिलने वाला है ये आज नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन सब का वैल्यू आज के टाइम में कितना है, तो इन सबको ना आप डिस्काउंट करके ईयर 1 के बिगिनिंग में लेकर आओ आप। लेट यहां पर 10% का डिस्काउंटिंग रेट है, लेट यहां पर 10% का डिस्काउंटिंग रेट है। ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या क्या है, 30 20, 30,000, 20,000, 25,000, 32,000, और यहाँ पर लास्ट वाले में 30। और हमेशा याद रखना जब भी कभी आप निकालोगे ना वैल्यू इन यूज, तो याद रखना इसको लेना है हम लोग को, है ना। तो 30 + 5 35 टोटल हम लोग लेंगे यहाँ पर।
ठीक है। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना है @10%, तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। ये एक बार देख लो निकाल के आ रहा ना। 1.1 डिवाइड बाई इक्वल टू 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। क्लियर है क्या ये चीज? है ना। अब आप निकालो इनका प्रेजेंट वैल्यू, निकालो आप इनका प्रेजेंट वैल्यू। 30,000 इंटू 0.909। अगर कोई मुझसे पूछ देना सर ये फैक्टर कैसे निकाला जाता है, मैं बहुत मारूंगा, आप बताए तो ठीक है। सीएमए फाइनल लेवल पे आ गए हो, एग्जाम देना आपको 1 1.5 महीने में, अभी ये सब पूछा ना अगर, बहुत मारूंगा मैं। 27270, 20,000.826, 16,520, 25,000.751। ठीक है। तो 32,000.683, 21,856, 35,000.621, 21,735। ठीक है। सबको ऐड करो। 27270, 16,520, 18,775, 21,856, 21,735। ये सब करके आ रहा है 1,06,156। ये आज के दिन का वैल्यू है, ये आज के दिन का वैल्यू है। अब इसको आप कंपेयर करो यहाँ पर, अब आप इसको कंपेयर करो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से, जो कि अब ज्यादा दिख रहा है वैल्यू इन यूज। तो किसी भी हाल में रिकवरेबल अमाउंट जो है ना हमारा यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा है, तो इम्पेयरमेंट का एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूर्ण क्लियर हुआ क्या? पूर्ण क्लियर हुआ क्या? आई होप आपको यहाँ सब कुछ क्लियर है। और जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल जब आप बात करते हो ना, तो फेयर वैल्यू पता है किसको हम लोग बोलेंगे? जहां पर नॉलेजेबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स डील करते हैं। ये नहीं कि आप किसी को बेवकूफ बना के वो चीज 2 लाख में बेच दोगे, वो अलग चीज है, उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जहां पर नॉलेजेबल मार्केट पार्टिसिपेंट, जिनको थोड़ा सा दिमाग चलता है ना कि हाँ ये चीज इतने का है, इतना बेनिफिट ले सकते हैं, इससे इतना ही पे करना हमें, जिनका थोड़ा दिमाग चलता है, नॉलेजेबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच जो सेल हो रहा है, जैसे नॉर्मली हम लोग इंडेक्स 113 में हम लोग निकालते हैं, उस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालना है फेयर वैल्यू। और एक कॉस्ट टू डिस्पोजल तो पता ही हम लोग बेचने में क्या खर्चा लगेगा, बट ध्यान रखना इसमें कोई तरह का टैक्स एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस हम लोग कंसिडर यहाँ पर नहीं करते हैं, है ना। तो आपको ये समझ में आएगा अभी? अब चलो फटाफट मुझे बताओ, देखो यहाँ पर ध्यान से। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? हम लोग का जब कोई एक एसेट का कैरिंग अमाउंट, कोई एक एसेट का कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को वहां पर इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करना होता है। हम लोग को वहां पर इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करना होता है। पर ध्यान दें, रिकवरेबल अमाउंट निकलता कैसे है? तो हम लोग बोलते हैं एक एसेट का बेनिफिट आप कैसे लोगे, आप बताओ यहाँ पर, आइदर यूज करके या फिर उसको सेल करके। तो अगर आपको सेल करना है तो आप बोलोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू कैसे निकालना है? जहां पर एक नॉलेजेबल, जहां पर मतलब जहां पर नॉलेजेबल मार्केट पार्टिसिपेंट जहां पर डील करते हैं और उन लोगों में थोड़ा सा दिमाग है, उनके पास ही क्या सही है क्या गलत है, उन लोगों के बीच ये डील हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है फेयर वैल्यू लेना है, वहां से लेस करना है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बट ध्यान रहे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कोई तरह का टैक्स एक्सपेंस और फाइनेंस एक्सपेंस हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। वैल्यू इन यूज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इससे हम लोग कितना बेनिफिट आगे चल के लेंगे। अब एक चीज ध्यान देना, देखो वैल्यू इन यूज जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वैल्यू इन यूज दो तरह से हो सकता है। आइदर एडिशनल कैश फ्लो जनरेट करेगा हमारा ये एसेट, आइदर ये एसेट हमारा एडिशनल कैश फ्लो जनरेट करेगा, या फिर हमारे कॉस्ट में, ओवरऑल कॉस्ट में ये सेविंग करा के हम लोग को देगा। कभी कभी दोनों भी देखने हम लोग को मिल सकता है, कोई सब मिलेगा ऐसा जहां पर कॉस्ट में सेविंग भी हो रहा है और एडिशनल कैश फ्लो भी आ रहा है। पर ध्यान रखना जब आप ये फोरकास्ट जब करते हो ना, जब आप फोरकास्ट जब करते हो, वैल्यू एंड यूज जब आप निकालोगे, तो आप क्या क्या चेक कर रहे हो? एक तो चेक कर रहे हो कैश फ्लो, दूसरा आप यहाँ पर ले रहे हो रेट, है ना, डिस्काउंटिंग रेट। आप समझो यहाँ पर जब हम लोगों ने निकाला यहाँ पर आज के दिन में वैल्यू एंड यूज, तो हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया? दो चीज कंसीडर किया हम लोगों ने, एक तो कैश फ्लो, दूसरा डिस्काउंटिंग रेट। तो आप एक चीज समझना, जो कैश फ्लो होगा ना वो मैक्स टू मैक्स आप 5 साल का ही आप कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हम लोग 10 साल तक का ले सकते हैं। लाइक आपके पास टोल का लाइसेंस आपके पास है, वो अलग चीज है, कितना कितना बेनिफिट आएगा आप उससे एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। तो आप मैक्स टू मैक्स 5 साल का ले सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन अगर है, तो आप 10 साल का, 20 साल का कोई भी है आप ले सकते हैं। पर ध्यान रहे जब भी आपके पास ऐसा कोई जजमेंट आपको यहाँ पर यूज करना है, हमेशा आप जो आपका आउटसाइड जो एविडेंस होता है ना, उसको ज्यादा वेट दोगे आप। जो आपके पास एक्सटर्नल एविडेंसेस है उसको आप ज्यादा वेट दोगे हमेशा और हमेशा। और जो रेट आपको यूज करना है, रेट में दो चीज कंसीडर होता है, एक तो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक तो हमारा
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो जो नॉर्मली हम लोग इन्फ्लेशन का रेट हम लोग बोलते हैं, और दूसरा हमारा उस एसिड का, जिस एसिड का बात चल रहा ना, उस एसिड का जो रिस्क है वो हम लोग को उसमें एडजस्ट करना है। अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो फिर तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले लो, फिर आप दूसरा कोई मान लो हमारा CAPM से जो निकालते हैं हम लोग ना, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा सिस्टमेटिक रिस्क वाला, वो आप ले लो, ऐसे करके निकाल लो, चलेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके अकाउंटिंग पे अगर हम लोग आए ना, मैं अभी आपको नोट्स पे लेके जाऊंगा, बस 1 मिनट मुझे दे दो, ठीक है ना? फिर मैं वापस से पूरा रिवाइज कराऊंगा, आपको लगा सर अभी सब क्या हो रहा है सर, अब देखो रिवीजन है, मैं वापस से रिवीजन कराऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपको ही मैं कराऊंगा, ठीक है? अभी मैं बस छोटा सा इसका आपको मैं अकाउंटिंग बस बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर देखो, हम लोग जब यहाँ पर इंपेयर करेंगे, एसेट तो डेबिट होगा, एसेट तो डेबिट होगा ना, क्रेडिट तो होगा ना, इंपेयर कर रहे हैं एसेट तो क्रेडिट होगा। मान लो 2 लाख रुपया हम लोगों ने एसेट तो क्रेडिट किया। अब जो ये इंपेयरमेंट लॉस है ना, ये इम्पेयरमेंट लॉस नॉर्मली ये हमेशा पीएल में ही जाएगा, नॉर्मली ये पीएल में जाएगा। लेकिन अगर अगर कभी आपने जिंदगी में इसमें अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया था इसी एसेट का, अगर कभी आपने अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया था इसी एसेट का, और इसका पैसा अभी तक पड़ा हुआ है, अभी तक बैलेंस उसका कैरिंग अमाउंट उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का पड़ा हुआ है, मान लो 80,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप पता क्या करोगे, उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डेबिट करोगे 80,000 रुपया, बाकी 1,20,000 आपको पीएल में डालना है। बोलने का मतलब है कि हमारा जब एसेट इंपेयर होगा तो एसेट तो क्रेडिट होगा ही होगा, डेबिट क्या करना हम लोग को, इंपेयरमेंट लॉस जो डेबिट होगा ना वो कहां जाएगा, वो जाएगा आइदर पीएल में या फिर रिवॉल्यूशन रिजर्व में। देखो नॉर्मली तो वो पीएल में जाएगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व में कब जाता है, जब कोई आप ऐसे एसेट का बात करो जिसके रेस्पेक्ट में पहले भी कभी अपवर्ड रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसका बैलेंस आज भी, कैरिंग अमाउंट आज भी हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है ना? और चलो नोट्स पे ले चलता हूँ, और उन तीनों एसिड के बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं, जहां पर कभी भी हम लोग को कोई भी तरीके का इंडिकेटर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को चेक करना ही करना पड़ता है। अगर ऐसे बताओ तीनों, पता क्या क्या? सबसे पहले तो अगर गुडविल आपको दिख गया, एक्विजिशन करते हैं ना हम लोग, बिजनेस वगैरह एक्वायर करते हैं हम लोग, उसमें अगर गुडविल अगर आया है तो वो कोई एक इंटेंजिबल एसेट जिसका इनडेफिनेट लाइफ है उसका, और तीसरा कोई एक इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक यूज में आया नहीं है, मतलब अभी तक वो अंडर डेवलपमेंट है, वो रेडी फॉर यूज अभी तक हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे एसेट्स को ना हम लोगों को हमेशा और हमेशा क्या करना पड़ता है, हमेशा चेक करना पड़ता है कोई इंपेयरमेंट करना है क्या हम लोग को, है ना? और पढ़वाता हूँ नोट्स अभी, फिर पूरा देखो रिवीजन आपका अभी हो जाएगा। देखो ध्यान से, बोल रहा है क्या, इम्पेयरमेंट लॉस रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट बिलो इट्स रिकॉर्डेड कैरिंग अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट। When an impairment is identified, the loss is recognized in the statement of profit and loss or balance in the evaluation reserve if any, अगर बचा हुआ है तो। Ind 36 mandate that an entity should assess at each balance sheet date whether there is any indication of impairment, ऐसा कोई indication है क्या? And if such indication exists, the entity must estimate the assets recoverable amount and test for impairment. However, following assets should be tested for impairment annually irrespective of whether there is any indication exist or not. पहला क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। आप एक चीज ध्यान रखना, कभी जिंदगी में कोई किसी का भी एसेट का इनफाइनाइट लाइफ नहीं होगा, इनडेफिनेट लाइफ होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है ना? इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, अभी भी वो डेवलपमेंट फेज में है ना? एंड गुडविल एक्वायर्ड हो ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन तीन के केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको हमेशा और हमेशा इंपेयरमेंट के लिए चेक करना है, इंडिकेशन हो चाहे नहीं हो। ये आपके आपके एमसीक्यू में ये आ सकता है। इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉसेस। हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पर मैंने बताया ना रिवर्सल आ सकता है, हम बताएंगे उस समय हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, इसको भी छोड़ो, चलते हैं इसके बारे में आऊंगा मैं, बात करूंगा आपसे अभी, ठीक है? इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। और देखो इन सब एसेट पे ना इंडिया 36 नहीं लगेगा, इन सब पे ऑलरेडी इनका अपना प्रोविजन लगता है, तो छोड़ दो, हम लोग बाकी पे लगाएंगे, ठीक है? अब आओ यहाँ बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंट आइटम, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, वो होता है आपका कैरिंग अमाउंट, जो आज तक का आपका कॉस्ट है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके पहले कभी आपने इम्पेयरमेंट किया हो, ये सब कुछ करके आज जो वैल्यू दिख रहा है उसको करते हैं हम लोग, उससे कहते हैं हम लोग कैरिंग अमाउंट। और जो आपका ये रिकवरेबल अमाउंट है ना, ये हायर ऑफ टू होता है, एक तो वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू होता है एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज का, एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। एंड रेजिडुअल वैल्यू हमेशा और हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको रेजिडुअल वैल्यू आपको यहाँ पर कंसीडर करना ही करना है, ये छूट जाता है हमसे, है ना? बहुत बार ऐसा होता है हम लोग से ये छूट जाता है,
ठीक है। अब जब आप वैल्यू इन यूज आप निकालते हो, इसमें दो स्टेप, दो चीज काम कर रहा है, एक तो फ्यूचर कैश फ्लोज, और दूसरा इसमें जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है। तो जो फ्यूचर कैश फ्लो है ना, वो मैक्स टू मैक्स हम लोग 5 साल का ही ले सकते हैं, अनलेस हमारे पास कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन, रिलायबल एस्टिमेट हम लोग बना सकते हैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए। पर ध्यान रहे, जब आप यहाँ पर अपना जजमेंट जब यूज करोगे ना, तो हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल एविडेंसेस को आप ज्यादा वेट आप यहाँ पर दोगे। डिस्काउंटिंग रेट जो होगा ना, यहाँ हम लोग को टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क स्पेसिफिक टू दैट एसेट हम लोग को वो कंसीडर करना है। और अगर ये नहीं निकल पा रहा है, तो फिर आप एंटिटी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट या फिर सीएपीएम का रेट आप यहाँ पर आप ले सकते हो। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। मतलब क्या, हमारे पास जो होता है ना, जिसको बोलते हैं रैशनल रैशनल ट्रांजैक्शन जहां पर हो रहा है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और कॉस्ट टू डिस्पोजल मतलब क्या, यहाँ पर जो खर्चा लग रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेल जो यहाँ पर आ रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। किसी तरह का फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स एक्सपेंस का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले। बोलो क्लियर है क्या? फिर इसका मैंने आपको अकाउंटिंग भी अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। रिवर्सन रिजर्व कब यूज होगा? जब हमारे पास पहले से पड़ा होगा तभी यूज होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा थ्योरी थ्योरी हो गया, हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पे। हम लोग एक दो क्वेश्चंस पहले करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, बोलता मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग estimates of cash flow relating to the property plant and equipment as at 31st March 2024. The discounting rate is 15%. ये आपका MQP जून 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक सेट 2 में था ये, देख लेना एक बार जो भी। तो 24 25 25 26 26 27 27 28 और 28 29 है ना, इतना इतना कैश फ्लो हम लोग को आने वाला है। और रेसिडुअल वैल्यू है ये 500 रुपया। बोलता है पीपी जो है ना हमारा 1 अप्रैल 21 को हम लोगों ने इसको परचेज करा था, और अभी क्या दिन है? 31 मार्च 24, मतलब 3 साल बीत चुका, ध्यान रखना, ठीक है ना। यूजफुल लाइफ जो है हमारा वो 8 साल था, और रेसिडुअल वैल्यू जो है 500 लाख है, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आज के दिन में 10,000 लाख है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो ना, मुझे बताओ ना कैरिंग अमाउंट कितना आएगा। तो देखो 20,000 तो इसका कॉस्ट था, माइनस क्या करेंगे इसमें से हम लोग? 20,000 माइनस 20,000 माइनस हमारा यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू जो कितना है 500 लाख, डिवाइड बाई 8 साल, 8 साल का लाइफ है ना, इंटू 3 साल का डेप्रिसिएशन। तो ये कितना आ रहा? 20,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 माइनस कर दो 20,000, तो ये 12,687.5। ये तो आ रहा है इसका यहाँ पर कैरिंग अमाउंट, ये तो आ रहा है इसका यहाँ पर कैरिंग अमाउंट, ठीक है सर। देखो अब क्या क्या पूछा, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस if any on the property plant and equipment, also calculate the revised carrying amount and revised depreciation on PP। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर 15% के हिसाब से ना आप पहले इनका डिस्काउंटिंग करो, तो आपको पता चलेगा वैल्यू इन यूज कितना है, जो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। ये आ रहा 9512.5। तो यहाँ पर जो रिकवरेबल अमाउंट है ना, वो हमारा 10,000 लाख होगा। क्यों पता है? क्योंकि आप देखो यहाँ पर दे रखा है 10,000 लाख का हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, तो ये हमारा यहाँ पर हायर अप टू ये हो गया 10,000 लाख। तो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना है आज तक का डिप्रिसिएशन हटाने के बाद? 12,637.5। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट 2,687.5, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अभी इम्पेयरमेंट लॉस। और जो कैरिंग अमाउंट था ये वाला चीज माइनस इम्पेयरमेंट लॉस, बचेगा 10,000, वही क्या बन जाएगा हमारा? वही बन जाएगा हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट। और आने वाले टाइम में कितना साल अभी बचा हुआ है? कितना साल बचा हुआ सर? 5 साल का लाइफ बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 5 साल का लाइफ, 1,900। सर 5 साल का लाइफ कैसे बचा है? 8 साल का लाइफ था, 3 साल तो बीत चुका है, और 5 साल रहेगा ना। देखो यहाँ पर, तो ये रिवाइज करेंगे अमाउंट और ये रिवाइज हमारा डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर है क्या? बताओ ना क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, यहाँ देखते हैं हम लोग। ये हमारे वर्कबुक 2025 में पूछा हुआ क्या क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो तो 31 मार्च 2021 एन एनडीटी आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी इज ऑलवेज आइडल। उसको लग रहा है ये तो आइडल ही रह रहा है। एट दिस डेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट कितना था? वो 5 लाख था, व्हाइल इट्स फेयर वैल्यू इज 3,25,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹25,000 वुड बी इंकर टू डिस्पोज ऑफ द एसेट। इसका मतलब 3,25,000 माइनस 25,000 रुपया, 3 लाख इसका हो गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, है ना। इफ एसेट इज रिटेन्ड
द एनडीडी एंटिसिपेट्स अ कैश इनफ्लो ऑफ 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 लाख इस साल के लिए और 2 लाख नेक्स्ट ईयर के लिए, 2 ही साल यहाँ चलेगा एसेट। और वो भी रेट कितना है इस एसेट का, इस हिसाब से 10%। तो देखो यहाँ पर 0.909, 0.909 और 0.826 कितना आ रही है, 1,81,800, ये आ रहा 1,65,200, सब मिला के आ रहा 3,47,000। तो 3,47,000 वैल्यू इन यूज है, 3,20,3 लाख इसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है। तो इसका हो गया हायर, मतलब इसका हो गया यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट 3,47,000। ठीक है सर। अब आप देखो यहाँ पर 5 लाख था इसका यहाँ पर कैरिंग अमाउंट, तो भी 1,53,000 का तो इम्पेयरमेंट हो ही रहा है। बोला कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स। तो पीएल में जाएगा, कुछ नहीं बोल रहा है तो, है ना। तो 1,00,000 आपका 53 जो ये आ रहा ना, ये जाएगा आपका पीएल में। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ये पीएल में जाएगा। डन। दूसरा केस हम लोग से क्या पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ मुझे, अगर इनके पास 1,00,000 रुपया का बैलेंस होता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इन रिस्पेक्ट टू द प्रायर रिवैल्यूएशन ऑफ दिस स्पेसिफिक एसेट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1,00,000 रुपया वहां से निकाल लो, बाकी 53,000 रुपया पीएल में जाएगा, बस यही बात है और क्या। क्लियर है क्या, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 23 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 सिलेबस का, देखते हैं क्या पूछा है। बोलता है कोयल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर ₹14 crore that had an estimated useful life of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. इसका कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं था और 7 साल का लाइफ था। तो मैं बोल दूं क्या, 2 करोड़ रुपया हमेशा, मतलब ये हर साल का इसका डेप्रिसिएशन होगा, 7 साल में खत्म हो जाएगा। ये कब का बात है, 1 अप्रैल 2017 का। अब ये लोग बात कर रहा है 1 अप्रैल 2021, मतलब आफ्टर 4 इयर्स। तो पहला बात तो देखो 4 साल में तो इसका 8 करोड़ रुपया डेप्रिसिएट हो चुका होगा, और 14 करोड़ में से 8 अगर निकाल दो तो 6 करोड़ का तो आज हमारा कैरिंग अमाउंट तो दिख रहा होगा। बोलो हाँ कि ना, हमारा कैरिंग अमाउंट तो आज 6 करोड़ रुपया दिख रहा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑन 1 अप्रैल 2021 द कैरिंग वैल्यू द मशीन वाज रीअसेस्ड, उस दिन रीअसेस किया गया। अब देखो जैसे ये लोग रीअसेस करेगा ना, उसको 10.2 बना दिया, मतलब मैं बोल दूं क्या 4.2 करोड़ का रिवैल्यूएशन यहाँ पर हुआ है, 4.2 करोड़ का यहाँ पर रिवैल्यूएशन हुआ है। बोलो हाँ कि ना। और अब आप समझो यहाँ पर ध्यान से कि देखो 10 करोड़ 20 लाख इसको कर दिया गया 10.2 करोड़। तो अब आने वाला जो 3 साल इसका जो लाइफ बचाना, इसमें ये 3.4 करके ये डेप्रिसिएट होगा। अब तो ये तो अब 3.4 करके डेप्रिसिएट होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये अब डेप्रिसिएट आगे चल के ऐसे ऐसे होगा। बट ये समझना, जो 4.2 करोड़ जो आया था ना यहाँ पर रिवोल्यूशन रिजर्व में, इसमें से कुछ कुछ पैसा हर साल हम लोग ट्रांसफर करते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो एक ही बार कर दे हम लोग, या फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर करते हैं। जब कुछ नहीं बताया सब में, आप मानना थोड़ा थोड़ा करके लोग ट्रांसफर करता है। अब इसके बारे में क्या बोलो, समझ में अगर नहीं आ रहा आपको ना ये चीज रिवोल्यूशन अमाउंट थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर, तो आप पहले इंडिया 16 का रिवीजन देखो, आपको क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है। अब समझो 4.2 करोड़ इनके पास था ना, अब बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है ड्यू टू दैट रिवैल्यूएशन। आप समझो पहले डेप्रिसिएशन होता था 2 करोड़, अब हो रहा है 3.4 करोड़। आपको दिख रहा है क्या, 1.4 करोड़ रुपए का यहाँ पर एडिशनल डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल। तो इस एडिशनल डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, 3 साल, आप पता क्या करोगे, यहाँ पे 3 साल आप यहाँ पे ट्रांसफर करते जाओगे। हर साल ऐसे ऐसे ट्रांसफर करो, कहाँ पर, रिटेन्ड अर्निंग में। ये पीएल में ट्रांसफर नहीं होता, रिसाइकल नहीं करते इसको हम लोग, ये रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया हम लोग को। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या हालात हैं, 1/4/21 को, 1/4/21 को हालात अभी ये है कि आपका कैरिंग अमाउंट जो एसेट का ना, वो 10.2 करोड़ है। आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व जो है ना, वो 4.2 करोड़ है। और जो यहाँ पर रिवाइज डेप्रिसिएशन जो अब होने वाला है, वो होने वाला है 3 करोड़ रुपया करके, तो 3.4 करोड़ करके, है ना। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब सब में क्या बोला है। अब बोल रहा है क्या, एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवोल्यूशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन रिजर्व। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 2 साल बीत चुका है ना, यहाँ से हम लोग का और 2 साल बीत चुका।
अब सबसे पहले आप निकालो कैरिंग अमाउंट कितना है। जब 2 साल बीत चुका ना, 10.2, 10.2 माइनस 3.4 इंटू 2, ठीक है, ये आप हटा दो अगर, तो इसका कैरिंग अमाउंट होगा एसेट का 3.4। कैरिंग अमाउंट एसेट का होगा वो होगा 3.4। पहला बात तो ये। दूसरा, रिवोल्यूशन रिजर्व में अगर आप चेक करो तो 4.2 करोड़ था, उसमें से 1.4 एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 बार हट चुका है। अब वहां भी 1.4 बचा होगा। अब ये लास्ट ईयर था 31 मार्च 24, अगर चल जाता ना ये डेप्रिसिएट हो जाता इतना अमाउंट और रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता, बात ही खत्म हो जाता। बट ऑब्वियस से बात है, बात तो खत्म करेगा नहीं लोग ना। होता है यहाँ पर इन लोगों को ना कंडीशन दिख गया इम्पेयरमेंट का, और जो मशीन था यहाँ पर बोल रहा है सर रिकवरेबल अमाउंट जो वो खाली 1.58 करोड़ ये बच गया। तो भाई साहब देखो यहाँ पर 3.4 में से ना आप हटाओ यहाँ पर 1.58 करोड़, तो ये 1.82 का क्या हो गया यहाँ पर, इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये इम्पेयरमेंट चार्ज कहां से होगा, इम्पेयरमेंट चार्ज जो कैसे होगा पता है, 1.4 हमारे पास पड़ा हुआ रिवोल्यूशन रिजर्व, बाकी 0.42 पीएल में जाएगा, बाकी 0.42 पीएल में जाएगा। और पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। But the company had followed the policy of writing down the revolution surplus by increased charge or depreciation, जो हम लोगों ने किया ना 1.4, उसी का बात कर रहा है। ठीक है, you are required to calculate the loss on impairment of 1.82 crore and of the machine and so how this loss is to be treated in the books of कोयल लिमिटेड। तो 1.4 जो है यहाँ पर वो हमारा रिवोल्यूशन से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी 0.42 करोड़ हमारा ये पीएल में जाएगा। अब ये पूरा चीज यहाँ पर अच्छी तरह समझाया हुआ है, ठीक है ना। रिवर्सन प्रॉफिट कितना हुआ, रिवाइड डिप्रिसिएशन हमारा कितना था जिसके वजह से हमारा एडिशनल डिप्सन कितना आया, फिर उसके बाद हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है मशीन का, तो मशीन का कैरिंग अमाउंट 3.4 रह गया था और इसका 1.4 रह गया था। इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 1.82 और ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर होने वाला है रिवोल्यूशन रिजर्व से 1.4 हटेगा, पीएल से 0.42 हटेगा और इस तरह से ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जून 24 में 7 मार्क का, मैंने क्या दिखाया था आपको दिसंबर 23, ये क्या आ गया जून 24, फिर से क्वेश्चन आया 7 मार्क का। देखते क्या पूछा। वो द वाई लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इट्स मटेरियल, फॉलोइंग आर द कॉस्ट इंकर्ड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ R&D। आपको अगर याद होगा इंडिया 38, तो देखो रिसर्च में जितना भी हमारा खर्च लगता है ना वो सबका सब पता क्या होता है, वो सबका सब हमारा राइट ऑफ होता है। 1 मिनट, देखो, तो रिसर्च में जो भी हमारा खर्चा लगता है ना उन सबको हम लोग पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं, और जो पैसा हमारा लग रहा है डेवलपमेंट पे, एक बार डेवलपमेंट क्राइटेरिया हमारा मेट हो गया ना तो वहां से फिर कैपिटलाइजेशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोलता है क्या, देखो यहाँ पर 19-20 में और 20-21 में दोनों में रिसर्च में खाली पैसा हमारा लगा था 16 और 20, तो ये 36 लाख रुपए। तो सबसे पहले भैया हम लोग क्या करेंगे, 36 करोड़ रुपया ये जाएगा हमारा पीएल में। उसके बाद 60 प्लस 72 प्लस 80, टोटल आ रहा 212, 212 करोड़ जो है हमारा यहाँ पर कैपिटलाइज, इसको हम लोग पहले तो कर देंगे। ठीक है, अब बोलता हूँ 31/3/24, 31/3/24 द कंपनी आइडेंटिफाइड द लेवल ऑफ कॉस्ट सेविंग एट ₹32 करोड़ पर एनम expected to be achieved by the new system over a period of 5 years. In addition, the system developed can be marketed by way of consultancy which will earn additional cash flow of ₹20 करोड़ पर एनम। अब आप बताओ टोटल बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है, हमें यहाँ पर 32 करोड़ प्लस 20 करोड़, हर साल का हमें 52 करोड़ का, नॉट ट्यू 52 करोड़ का हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला, वैल्यू इन यूज हम लोग इसी को कहेंगे। और अगर हम लोग इसको आज किसी को बेच देते हैं तो 190 करोड़ रुपए हम लोग को आज मिल जाएगा। ठीक है, वाई लिमिटेड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट द न्यू सिस्टम मेट द क्राइटेरिया फॉर एसेट रिकॉग्निशन ऑन 1/4/21, तो 1/4/21 मतलब इस डेट से यहाँ से ये लोग कैपिटलाइजेशन शुरू कर दिया था, तो 212 करोड़ तो लिख के रखा था, है ना। अब आओ देखते हैं यहाँ पर होता है क्या, हम लोग को इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए सिस्टम शैल बी अवेलेबल फ्रॉम द फॉर यूज फ्रॉम दिस डेट फॉर टेस्टिंग और इम्पेयरमेंट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग को यहाँ पर कंसीडर करना है। आपको बताना है क्या क्या यहाँ पर अमाउंट चार्जेबल एज एक्सपेंस, तो बात ही खत्म ना भाई साहब, 36 करोड़। द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट अप टू 31/3/24, तो 212 करोड़ तीनों जोड़े थे हम लोग यहाँ पर। ठीक ना, इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, अब देखो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पर, हमें चाहिए होगा यहाँ पर अभी वैल्यू इन यूज
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो हम लोग को पता है। अब देखो 52 करोड़ हम लोगों को हर साल बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखो प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर दिया आपको है ना, तो आप डायरेक्ट यूज करना भाई। आप बैठ के निकालोगे 10% का, उससे अच्छा आपको दिया है ना पीवीआईएफ। तो आप समझो यहाँ पर जो आपको एन्युटी फैक्टर दिया ना, ये तभी यूज हो सकता है जब हर साल का आपका वैल्यू इन यूज जो बेनिफिट है वो सेम हो, और यहाँ पर सेम है। तो डायरेक्ट निकालो 52 इंटू 3.72 इंटू 3.79, ये आ रहा 197.08, और यहाँ पर 190 करोड़ का था हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। तो इन दोनों का जो हायर है 197.08, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या बताओ, रिकवरेबल अमाउंट। अब आप बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 212 माइनस 197.08, ये आ रहा 14.92। द फाइनल कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ऑन दिस डेट आफ्टर रिकॉग्निशन, ये 1/4/24 होगा। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा आप बताओ ना। तो सर ये अमाउंट तो होगा, है ना, 212 था आपके पास, 14.92 अगर हट जाएगा ना तो वही तो अमाउंट आएगा। दैट्स इट। ये 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हो आप कितना आसान जिंदगी है अपना। तो पहला बात तो 36 करोड़ पे कहाँ जाएगा ये, एज पर इंडेक्स 38, ये हमारा चल जाएगा खर्चा में, है ना, पीएनएल में। फिर हम लोग एज पर इंडेक्स 38 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोग का ये मेट कर गया था, तो हम लोग इसको 212 करोड़ पे यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर अभी करेंगे, मतलब कैपिटलाइज हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब हम लोग चेक करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, तो हम लोग को निकल गया यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 14.92। जैसे राइट ऑफ कर देंगे तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट 197.08 बच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी जून 24 देखिए ना, अभी देखो क्या है यहाँ पर, दिसंबर 24 में 7 मार्क का, और 2016 सिलेबस में सेम क्वेश्चन दिसंबर 23 में 8 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। बोलता मेजर डेप्रिसिएबल एसेट ऑफ पद्मा लिमिटेड वाज परचेज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 45,000 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2021। ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर ये, ठीक है। द एसिड हैज अ यूजफुल लाइफ टिल 31 मार्च 2029। अब देखो नॉर्मली अगर ये एसिड जो है ना 1 अप्रैल 2021 से अगर होता और 31 मार्च तक, मैं बोलता यहाँ पर कि इसका 8 साल का लाइफ है, इसका 8 साल का लाइफ है। बट देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 3 महीना निकल चुका था, अप्रैल मई जून ये निकल चुका था, तो एक क्वार्टर तो निकल चुका था। तो आइदर आप इसको मंथ में निकाल लो, 7 साल तो पूरा है, 7 × 12 84 मंथ्स, और पहला वाला खाली 9 मंथ्स। या तो आप इसको बोलो कि 93 मंथ्स है, या फिर आप 93 मंथ्स नहीं बोलकर आप ये बोल सकते हो इसको यहाँ पर कि हमारे पास 7.75 ईयर्स है, कि 0.25 ईयर्स, 3 महीना मतलब 0.25 ईयर ना, 0.25 ईयर्स तो हमारा यहाँ पर कम है। तो दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ अभी। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, आइदर आप बोलो कि 93 मंथ्स है इसका लाइफ, या फिर 7.75 ईयर्स। अब बोल रहे हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 2024 इज एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 मिलियन, एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑन दिस डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 500 मिलियन। मतलब 25,000 माइनस 500, 24,500। तो हमारा यहाँ पर क्या है बताओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इससे क्या क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बता रखा है कितना कितना है। आपको यहाँ पर रेट भी दे रखा है यहाँ पर 9%। द कंपनी प्रोवाइड्स द डेप्रिसिएशन ऑन स्टेट लाइन बेसिस। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द फॉलोइंग एसेट 31 मार्च 2024। पहला बात तो हम लोग को यहाँ पर कैरिंग अमाउंट निकालना है एसेट का। अब आप एक चीज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर 45,000 मिलियन का यहाँ पर क्या था बताओ, 45,000 मिलियन का हमारे पास यहाँ पर था एसेट। इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है, तो 650 मिलियन था, 650 मिलियन था, जिसका टोटल लाइफ था 7.75 ईयर्स, 7.75 ईयर्स। और कितना लाइफ अभी इसका बीत चुका है, तो हम लोग खड़े हैं 31 मार्च 2024 में। तो देखो 21-22 का 0.75 ईयर्स, फिर 22-23 पूरा, 23-24 पूरा, मतलब 2.75 ईयर का लाइफ बीत चुका है। तो 45,000 में से इतना अगर आप हटा दोगे तो आपको मिल जाएगा ना कि कितना ऐसा कैरिंग अमाउंट है। तो वही देखो हमने यहाँ पर किया है, तो आपको जैसे यहाँ पर दिख जाएगा कि ये हमारा आ रहा 29,263 मिलियन, ये हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट यहाँ पर था 31 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्या पूछा हमसे,
नेक्स्ट पूछ रहा है वैल्यू इन यूज कितना क्या करना पड़ेगा हम लोग को। देखो 9% का ना डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है। अगर सब में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है, वो चालाक ज्यादा मत बनना, जो दिया वही यूज कर दो, अपने से निकालते मत बैठना, ठीक है ना। तो क्या करो बस, इसमें तो बहुत ज्यादा आसान है, कैश फ्लोज हम लोग को लिखना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करना है। बट ध्यान रहे हमेशा और हमेशा वैल्यू इन यूज निकालते वक्त आपको रेजिडुअल वैल्यू काउंट करना है, आपको भूलना नहीं है ये चीज, ठीक है, ये हमेशा आपको काउंट करना है, ये दिमाग से निकल जाता है ना। तो ये 25,710 हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, अभी ये हमारा आ रहा है ये कैलकुलेशन जो हम लोग किए वैल्यू ऑफ वैल्यू इन यूज। अब यही चीज कितना आया था, 24,500 आया था हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, तो हायर क्या हो गया हमारा 25,710। फिर भी आप देखो कैरिंग अमाउंट से तो कम है, तो यहाँ पर तो इम्पेयरमेंट होगा। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर कैरिंग अमाउंट ज्यादा था, हम लोग इम्पेयर कर देंगे 3,553। बोलो क्लियर है क्या, है ना। तो वही हम लोग से यहाँ पूछा था इम्पेयरमेंट लॉस और रिवाइज कैरिंग अमाउंट, वही 25,710 ही तो आएगा। क्या करना हम लोग को, जो ओल्ड कैरिंग अमाउंट था लेस करना हम लोग, क्या उसमें से अभी बताओ, हम लोग को लेस करना है इम्पेयरमेंट लॉस, तो वही निकल कर आ जाएगा 25,710, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या आपको। चलो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। ये कहाँ क्वेश्चन है, ये जून 25 में 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है, मैंने बताया ना, बैक टू बैक इंस्टीट्यूट पूछ रखा है, दिसंबर 25 में ही पूछ सकता है, छोड़ना नहीं है, ठीक है अपने कुछ भी। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, A machine was acquired by S Limited 15 years ago at a cost of rupees 20 crore. 15 साल पहले खरीदा गया था 20 करोड़ रुपए में। It accumulated depreciation as at 31st March 2024 was 16.6 करोड़। तो आप समझो यहाँ पर 20 करोड़ का कॉस्ट, 16.6 करोड़ का आज तक का डेप्रिसिएशन, ये 3.4 करोड़ का क्या है इनके पास कैरिंग अमाउंट है आज के दिन में। बोलता डेप्रिसिएशन जो एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो होगा 1 करोड़ रुपया। अच्छा, एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस होगा मशीन का एज ऑन 31 मार्च 24 वो तो होगा 1.2 करोड़। लेकिन यही अगर हम लोग एक साल बाद का बात करेंगे ना, तो 20% से गिर जाएगा। बोलने का मतलब समझो, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट अगर मैं बात करूं 31 मार्च 24 का जो हम लोग निकाले वो है। अगर यही मैं बात करूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, अगर मैं बताऊं यहाँ पर कुछ अगर नहीं और अलग से दिया है, तो सिर्फ यही बताते हैं यहाँ पर एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस ये 1.2 करोड़ है हमारे पास अभी। और यही 31/3/25 का बात करेंगे ना हम लोग ना, तो 1 करोड़ से हमारा ये वैल्यू गिर जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन होगा, तो ये 2.4 बच जाएगा, ये 2.4 बच जाएगा। और ये 1.2 जो है ना यहाँ पे 20% से गिर जाएगा एक साल में, इसका वैल्यू 0.96। बोलो क्लियर है ये चीज। तो ये कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल का इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को यहाँ पर अभी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इट्स वैल्यू इन यूज हैज बीन कंप्यूटेड एट 1.4 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2024। मैं समझ लो आज के दिन में ही इसका जो वैल्यू इन यूज है वो है 1.4 करोड़। और अगर हम लोग छोड़ देते हैं एक साल अगर और, तो उसके बाद जो होगा 30% से ये गिर जाएगा इसका वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलेंगे पता है, आप एक काम करो 1.4 माइनस 30%, आप 0.98 कह लो आप यहाँ पर अभी वैल्यू इन यूज 31/3/25 को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट अदर कंडीशंस ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट आर सर्टिफाइड एंड नो इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड टिल 31/3/24। आज तक कभी इम्पेयरमेंट हुआ नहीं था। बोल रहा है व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस मशीन एज ए 31 मार्च 2025। तो 2.4 करोड़ हम लोग यहाँ पे निकाल लिए थे, ओके। हाउ मच will be the amount of right of impairment loss for the financial year ended on 31st March 2025। ये एक्स्ट्रा आया, छोड़ दे इसको। अब आप देखो यहाँ पर इन दोनों में हायर कौन है, तो 0.98 ये हो गया हमारा रिकवरेबल अमाउंट। तो 2.4 माइनस 0.98 1.42 का, तो अभी भी हमारा इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आ रहा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ बताओ, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1.42 का हमारा कितना था ये 1.42 है ना, ये रहा, इसका इम्पेयरमेंट तो सही भी आ रहा। अब जो मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया ऐसे करके, इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना, कैसे ये निकल के सब कुछ आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो आप 1.4, फिर ये 30% से गिरेगा, फिर 1.2, फिर ये हमारा 20% से गिरेगा, इस तरह से इतना कितना आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अब देखो बोल रहा है इफ द वैल्यू इन यूज वाज 0 एंड द कंपनी वाज एक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू इंकर अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 8 लाख। अब तो वैल्यू इन यूज इसका 0 है और कंपनी को 8 लाख रुपया लगेगा इसको बेचने में, तो बताओ आप कैरिंग अमाउंट कितना क्या होगा और हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा 31/3/25 को। अब देखो वैल्यू इन यूज तो 0 है, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है ना, उसमें सेलिंग प्राइस जो था हमारा, सेलिंग प्राइस 0.96, सेलिंग प्राइस हम लोगों को 0.96 लेना है, और उसमें से हमें ये 8 लाख रुपया हटाना है कि सेलिंग प्राइस जीरो कंसीडर करके, सेलिंग प्राइस को जीरो कंसीडर करके फिर 8 लाख रुपया हटाना है। ये क्लियर नहीं यहाँ पर, ये क्लियर नहीं, तो हम लोग पर क्या करेंगे, हम लोग दोनों ऑल्टरनेट हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग सम सॉल्व करेंगे, पहला ऑल्टरनेटिव क्या मान करके 0.96 माइनस 0.08, ये आ रहा 0.88, है ना। और दूसरा जो है यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा 0.08। तो आप बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा हमारे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में। तो देखो रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा, वैल्यू इन यू जीरो है और ये इतना है, तो हमेशा हायर अमाउंट इतना होगा। और दूसरे वाले में वैल्यू इन यू जीरो है और ये माइनस में है, तो ऑब्वियस बात है, बच्चों वाला बात मत कर देना, ठीक है ना। ये हमारा हायर अमाउंट जीरो होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर देखो सेकंड ऑल्टरनेटिव का बात अगर हुआ, हायर अमाउंट जीरो हुआ, तो पूरा पूरा का पूरा इंपेयरमेंट हो गया 2.4, पूरा पूरा इंपेयरमेंट। और अगर फर्स्ट ऑल्टरनेट का अगर आप बात करते हो तो 2.4 माइनस 0.88, ये 1.52 का इंपेयरमेंट यहाँ पर होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों ऑल्टरनेट अभी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस इज 0.96 करोड़, तो ऐसे केस में 1.52, और दूसरा अगर मान तो सेलिंग प्राइस भी आपका अगर नील है, जीरो अगर है, तो पूरा का पूरा 2.4 होगा इंपेयरमेंट। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा आफ्टर इंपेयरमेंट, ऑल्टरनेट 1 में अगर बात करूँ तो 0.88, ऑल्टरनेट 2 में जीरो हो जाएगा। ये तो ना क्लियर हुआ क्या, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, पहले हम लोग को सीजीयू का, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और आगे आगे जो भी क्वेश्चन है हम लोग समझ सकते हैं। पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर सीजीयू का। चलो तो ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है, आ जाएंगे अभी सीजीयू पे। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है ये समझो पहले आप। देखो हम लोगों को अब जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना है ना, तो हम लोगों को दो चीज यहाँ पर चाहिए होगा ना, एक कैरिंग अमाउंट, दूसरा रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो हमें दिख जाएगा बैलेंस शीट में, जो रिकवरेबल अमाउंट है उसके लिए फिर दो चीज चाहिए होगा आपको, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, ठीक है। अब कुछ एक एसेट ऐसा होता है ना जो अकेले दम पे ना कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा सकता, बट हम वो किसी के साथ रहेगा तो वो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। उसका वैल्यू है, ऐसा बात नहीं कि एंटिटी उसको यूज नहीं करने वाला, ऐसा बात नहीं कि एंटिटी उसको यूज नहीं करने वाला, बट वो अकेले दम पे वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा सकता है। इसका मतलब वैल्यू इन यूज फाइंड आउट नहीं हो सकता अकेले। तो अगर अकेले वैल्यू इन यूज फाइंड आउट नहीं हो सकता है तो हम लोग रिकवरेबल अमाउंट निकाल ही नहीं पाएंगे, इम्पेयरमेंट हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो सर इम्पेयरमेंट छोड़ दे क्या, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। अब क्या होता है, जिन एसेट्स के साथ मिलकर वो बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा ना, जिन एसेट के साथ मिलकर वो बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा ना, हम लोग क्या करेंगे उनको एक ग्रुप में डालेंगे। जैसे मान लो तीन एसेट है, ए बी सी, ये तीनों जब एक साथ रहेगा ना तो ही बेनिफिट प्रोवाइड करा पाएगा, वरना नहीं। अकेले अकेले इनका कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों को ग्रुप कर देंगे और इस ग्रुप का नाम देंगे हम लोग एक सीजीयू, मान लो सीजीयू एक्स। तो ये एक कैश जनरेटिंग यूनिट है जो लार्जली इंडिपेंडेंट होगा अदर यूनिट से और अपने दम पे कैश फ्लो जनरेट करवा सकता है। हाँ बट साथ रहेगा तो ही। मान लो इसमें आप 5 एसिड आप रख सकते हो, डी और ई, लेकिन ये तीन ही मिलकर बेनिफिट दे देगा आपको, प्रोवाइड करा देगा। तो इसका मतलब जो भी कम से कम एसेट का ग्रुप है ना हम लोग को वो बनाना चाहिए। मतलब क्या सीजीयू पता क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स होना चाहिए जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट अदर सीजीयू से आपको कैश फ्लोज यहाँ पे वो दिलवा सकता है। आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए।
बोलो क्लियर हो रहा है क्या? तो कैश जनरेटिंग यूनिट का नीड क्यों है, इसको क्यों हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ा है? क्योंकि कुछ एक एसेट्स ऐसा है जिसका वैल्यू एंड यूज अकेले दम पे नहीं निकल पा रहा है, और ऑब्वियस सा बात है उनके स्क्रैप वैल्यू से तो कहीं ज्यादा उनका वैल्यू है, मतलब इज्जत तो है बट अकेले नहीं है। इज्जत है बट अकेले नहीं है। ये समझो आप, मैं अगर बोलूं ये एप्पल पेंसिल, ये अकेले क्या बेनिफिट देगा आप बताओ? मैं इसे वॉल पे लिख दूं, यहां पर मैं चेयर पे लिखूं, ये अकेले दम पे कोई बेनिफिट दे सकता है? ये आईपैड अगर मैं अकेले रखूं, ये अलग से रखूं, इसको ये कैसे पढ़ूंगा मैं बताओ इससे मैं? मतलब ये दोनों साथ मिलके ही बेनिफिट प्रोवाइड करा सकता है। तो भले ही दोनों अलग अलग एसेट्स तो है बट इनका अलग अलग वैल्यू एंड यूज निकाल नहीं पाओ, कोई मतलब नहीं है इन दोनों का। बट जो दोनों साथ रहेगा तो बहुत बेनिफिट दे सकता है हम लोग को ये। इसके लिए हम लोग को सीजीयू यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सर मान लो सीजीयू में हमें इंपेयरमेंट दिख गया, अब इसे कैसे हुआ? एक सीजीयू है जिसमें एसेट है आपका ए, बी और सी। इन सब का जो कैरिंग अमाउंट है ना, वो 10 लाख, 8 लाख और लेट यहाँ पर 10 लाख है। तो 10 8 18, 10 28 लाख रुपया इसका कैरिंग अमाउंट है। लेकिन ये अगर रिकवरेबल अमाउंट अगर आप निकालने जाते हो तो एक एक का नहीं निकल पा रहा है, ओवरऑल जो है वो 24 लाख रुपया है। ऑब्वियस सा बात है रिकवरेबल अमाउंट अलग अलग नहीं निकल पा रहा है। तो 28 माइनस 4, 4 लाख का तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस कौन से एसेट का है, ए का है, बी का है कि सी का है? तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, ये 4 लाख रुपया एसेट जो है ना, इसमें तीन एसेट, इन तीनों एसेट में बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट, इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। तो ये जो हमारा यहाँ पर है 5:4:5 के रेशियो में ये 4 लाख रुपया बटेगा। तो 4 लाख डिवाइड बाई 14 × 5, इसमें जाएगा 1,42,857। इस तरह से हमें बांटना पड़ेगा। मतलब ये 4 लाख रुपया इस कैरिंग अमाउंट के रेशियो में हम लोग यहाँ पर अभी बांट देंगे। बोलो समझा क्या? बोलो समझा क्या? हाँ बट देखो क्या होगा, अगर कोई सीजीयू में मान लो 5 6 एसेट्स है, उसमें से कोई एक एसेट आपको दिख रहा है कि स्पेसिफिकली ये इंपेयर हो रहा है, तो आप उसको अलग से इंपेयर कर सकते हो। मतलब ये है कि सीजीयू के अंडर रहने के बावजूद, सीजीयू के अंडर रहने के बावजूद आपको पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसको सिंगल सिंगल, आप उसको सेपरेट सेपरेट आप उसको इंपेयर करो। अगर सेपरेट इंपेयर नहीं हो सकता तो ही हम लोग सीजीयू की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो ही हम लोग सीजीयू की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है ना? अब एक चीज ध्यान देना, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आएगा गुडविल का भी, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आएगा गुडविल का। आप मुझे बताओ क्या गुडविल कभी जिंदगी में अकेला इंपेयर हो सकता है? कभी नहीं। क्योंकि गुडविल का अकेला आप कोई वैल्यू नहीं निकाल पाओगे ना, उसका तो बिजनेस के साथ ही तो वैल्यू उसका है। मान लो आपने किसी बिजनेस को एक्वायर किया, आपने एडिशनल पेमेंट आपने करा है, ठीक है मानता हूँ, 100 करोड़ रुपया आपने एडिशनल आपने दे दिया, मानता हूँ। बट इसका अकेले कैसे वैल्यू निकाले अब हम? हमको तो बिजनेस साथ निकालना पड़ेगा ना। तो गुडविल कभी जिंदगी में अकेले इंपेयर नहीं हो सकता, ये हमेशा और हमेशा किसी न किसी सीजीयू के साथ इसको हम लोग डाल देंगे, वहां पर ये इंपेयर होगा, है ना? तो देखो गुडविल जो है ना हमारा, हो सकता है गुडविल ये एलोकेबल हो या अलोकेबल नहीं हो सकता है, मतलब ये अनएलोकेबल। तो अनएलोकेबल पे मैं बाद में आऊंगा, लास्ट में छोड़ दो अभी। एलोकेबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये गुडविल को हम लोग एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजीयूज में। अब मान लो एक सीजीयू है, सीजीयू पी, सीजीयू पी, उसमें तीन एसिड है, ए, बी, सी, और फिर उसमें गुडविल भी है। ये तीन एसिड का कैरिंग अमाउंट है लेट 10 लाख, 10 लाख और 15 लाख, और इसमें गुडविल है 5 लाख का। टोटल कितना होता है कैरिंग अमाउंट इस सीजीयू का? 10 10 20, 20 15 35 और 5 40 लाख रुपया। अब जब ओवरऑल जब निकाला गया ना, जब ओवरऑल जब निकाला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के आ रहा मान लो 29 लाख का रिकवरेबल अमाउंट। जब ओवरऑल निकाला गया यहाँ पर तो आया यहाँ पे 29 लाख का रिकवरेबल अमाउंट। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि 11 लाख का तो नुकसान हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। 11 लाख कैसे बांटे? अरे सर बांट दो सर, इसी रेशियो में बांट दो पूरे में। नहीं, अगर आपके सीजीयू में अगर कोई गुडविल है तो सबसे पहला जो इम्पेयरमेंट लॉस सहेगा ना, वो पूरा का पूरा गुडविल सहेगा, पूरा पूरा 5 लाख जितना भी उसका वैल्यू हो, पूरा गुडविल सहेगा। इसके बाद देखो अगर और भी अगर बचा हुआ, जैसे अभी देखो और 6 लाख रुपया बचा हुआ है ना, तो ये 6 लाख रुपया
बाकी इन तीन एसेट में जाएगा इसी रेशियो में, 2:2:3, इस रेशियो में जाएगा। तो ये 6 लाख रुपया डिवाइड बाई 9 है ना, इंटू 2, 1,33,333। ठीक है, यहाँ पर 2 लाख रुपया आ रहा है क्या? नहीं, 6 लाख नहीं, 2 2 4 3 7, सॉरी ये 9 नहीं 7 आ रहा था। तो डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 6 लाख डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 1,71,429। और बाकी अमाउंट इसमें जो आएगा आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मतलब पहले गुडविल में आप बांट दो ये लॉस, उसके बाद जो जाएगा वो बाकी में जाएगा। और एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर आकर अभी नोट्स पढ़ेंगे इसका। क्या बोलते हैं देखो, मतलब फैक्ट्री इज कंसीडर्ड एज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। On H R wise, an explosion occurred at factory and the carrying amount of its assets are as follows. Explosion मतलब मान लो कोई धमाका हो गया बड़ा कुछ, ठीक है, जिसमें लिखता है हमारे पास गुडविल है, पेटेंट कॉपीराइट है, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर और बिल्डिंग है। बोलता है फिर जैसे धमाका हुआ इंडिकेटर है ये, तो फिर अब फिजिकल डैमेज हुआ होगा, है ना। बोलता है एन इम्पेयरमेंट रिव्यू इंडिकेट्स अ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 15 लाख फॉर द फैक्ट्री। अब आप देखो यहाँ पर अगर, तो ये टोटल 27,50,000 आ रहा है, और ये लोग बोल रहा है खाली 15 लाख रुपया हमारा नेट सेलिंग प्राइस है। मतलब अभी तो देख के ही लग रहा है 12,50,000 का हमारा लॉस है। बट देखते हैं क्या और कुछ बताया हम लोग को, क्या स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, आप वो भी चेक करते हो। एंड वैल्यू इन यूज जो है 22.5 लाख। अच्छा, जब 22.5 लाख फिर अगर है तो फिर आप इसको हटाओ, तो फिर तो अगर 22.5 लाख अगर है तो फिर तो वैल्यू इन यूज हमारा हायर है। ठीक है, 5 लाख का इम्पेयरमेंट हो गया। ठीक है, बोला हाफ ऑफ द मशीन वर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सप्लोजन। तो देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हाफ एम्पेयर हो गया होगा। ये 4.5 लाख में 2,25,000 तो बोल रहा है भाई, पूरा का पूरा ये खराब हो गया। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है एम्पेयर हो गया आधा। ओके, बट द रिमेनिंग हाफ कैन बी सोल्ड एट फॉर एटलीस्ट देयर कैरिंग अमाउंट। मतलब इसका इतना वैल्यू तो होगा, मतलब हाफ एम्पेयर को डायरेक्ट, तो ये स्पेसिफिक एम्पेयर हो सकता है, आपको इसको आपको स्पेसिफिक एम्पेयर ही करना है। ठीक है, फिर बोलता है द पेटेंट्स एंड कॉपीराइट हैव बीन एक्सपायर्ड एंड नाउ डीम्ड नो वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे पूरा पूरा ये इम्पेयर हो गया, जीरो वैल्यू है इसका, इसका जीरो वैल्यू है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इन दोनों के स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट के बाद देखते हैं हम लोग की क्या अभी हालात है। तो आप देखो यहाँ पर देखो अगर आप, तो ये 1.5 लाख है, कितना ये 1.5 लाख का तो हमारा यहाँ पर अभी गुडविल है। पेटेंट कॉपीराइट अब कुछ नहीं रहा। मशीन अगर आप देखो तो ये 2,25,000 का रह जाएगा। और बाकी जो यहाँ पर कंप्यूटर और बिल्डिंग, कंप्यूटर 3.5 लाख और बिल्डिंग 16 लाख। ठीक है, टोटल बताओ ना कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है यहाँ पर 1.5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 16 लाख, ये सब कुछ करके आ रहा है 23,25,000। और आप इसको एज इट इज बाहर पूरा कितना बेच सकते हो आप, 15 लाख में, और इसका वैल्यू न्यूज कितना है 22,50,000। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, 22,50,000 इज द हायर अमाउंट। तो माइनस करते हैं 22,50,000, तो यहाँ पर 75 का इम्पेयरमेंट होगा। अब ये 75 का इम्पेयरमेंट कैसे होगा, पहले पूरा गुडविल और फिर कुछ बचा तो बाकी में बांटेंगे। बट इस केस में सिर्फ और सिर्फ गुडविल ही ये लॉस सह लेगा, सिर्फ और सिर्फ गुडविल ये लॉस सह लेगा। तो और किसी को सहने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं, बाकी कोई भी किसी हम लोग को एम्पेयर नहीं करना है ना। देखो यहाँ पर, तो आप अगर देखते हो, देखो यहाँ पर कि जो आपका कैरिंग अमाउंट था यहाँ पर ये 1.5 लाख। ठीक, गुडविल का पेटेंट कॉर्पोरेट कुछ भी नहीं बचा, प्लांट एंड मशीनरी का इतना, कंप्यूटर बिल्डिंग इतना, 23,25,000। 75 खाली यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि ये हमारा इम्पेयरमेंट होगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा यही बस चार्ज होगा इसी में, और कहीं भी नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, वो ना क्लियर हुआ क्या? तो क्या बोलते हैं पर, द पेटेंट एंड कॉपीराइट आर ऑफ नो वैल्यू, hence it should be impaired by full amount, that is rupees 2 lakh. Plant and machinery were destroyed in the explosion and they are also written down to their recoverable amount, that is rupees 2,25,000. Now remaining assets in the CGU having a carrying amount of 23,25,000 and recoverable amount is 22,50,000 being higher the value in use and fair value less cost to sell. इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा यहाँ पर 75 का, उसको हम लोग इस तरह से बांटेंगे। ये आपके वर्कबुक का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आई थिंक ये जो क्वेश्चन है आपके ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलता है एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट्स विद रिलेवेंट डेटा ऑन रिपोर्टिंग डेट, डेट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इनके पास ए बी सी डी ई
यहाँ पर एसेट्स है, कैरिंग अमाउंट सबका इतना दिया हुआ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, बट देखो आप वैल्यू इन यूज ना लास्ट वाले का नहीं दिया हुआ है। जैसे ही मुझे दिखता है पर वैल्यू इन यूज लास्ट वाले का नहीं है, इसका मतलब ये किसी न किसी सीजीयू के अंडर ही जाएगा पक्का। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट ना हम लोग यहाँ पर हाथों हाथ निकाल लेते हैं। देखो 300 लाख और यहाँ पर 250 लाख, तो हायर तो 300 लाख हो गया। 400 और 390 यहाँ पर भी 400 लाख हायर हो गया। 240 270 यहाँ पर 270 हो गया हायर। 150 170 यहाँ पर ये हो गया हायर। इसको बाद में देखा जाएगा। अब पहले देखो इम्पेयरमेंट का जरूरत किसको, पहले आप वो चेक करो। 280 कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इतना है, कोई इम्पेयरमेंट का जरूरत यहाँ पर नहीं है। 460 और यहाँ पर 400 मतलब 60 लाख का इम्पेयरमेंट तो होगा। 220 था और यहाँ पर 270 है, मतलब कोई इम्पेयरमेंट इसको भी नहीं चाहिए। और 180 और यहाँ पर 170 10 लाख का इम्पेयरमेंट इसको चाहिए। तो पहला बात तो इम्पेयरमेंट लॉस जो सिंगल सिंगल निकल सकता है वो लोग निकाल लिए। ठीक है, ओके। बोलता है एसेट सी एंड डी वर रिवैल्यूड बिफोर। अच्छा ये पहले रिवैल्यू हुआ था, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा हो सकता है इनके पास। तो सी और डी में आप चेक करो ना कौन सा इंपेयरमेंट यहाँ कुछ हुआ है क्या यहाँ पर। तो एसेट सी यहाँ पर इंपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, 220 और 270, अच्छा सी नहीं हुआ है, तो सी तो यहाँ पे इंपेयर हुआ ही नहीं है। यहाँ पर डी इंपेयर हुआ, वो भी 10 लाख का। ठीक है, द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस आर 40 लाख एंड 30 लाख रेस्पेक्टिवली, मतलब डी में 30 लाख रुपए का रिवोल्यूशन रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इजीली हम लोग वहां से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। एज सच कुछ भी हम लोगों को यहाँ पर पीएल में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसेट ई जो है ना वो एक सीजीयू का पार्ट है, दिख ही रहा था हम लोग को, जिसमें गुडविल भी है 50 लाख का, इंटेंजिबल एसेट भी 90 लाख का है। अच्छा तो आप देखो एसेट ई का खुद का कैरिंग अमाउंट कितना था, 100 लाख। गुडविल कितना था, 50 लाख। इंटेंजिबल एसेट कितना था, 90 लाख। कितना है, 150 और 90 240। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द सीजीओ इज 180 लाख एंड वैल्यू इन यूज इज 170 लाख। तो हायर कितना हमारा, 180 लाख। तो यहाँ पर 60 लाख का तो यहाँ पर नुकसान हो गया। अब जो ये 60 लाख का नुकसान हुआ है ये गुडविल में जाएगा पूरा का पूरा 50, और बाकी जो 10 लाख है ना वो 100:90 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे एसेट ई और इंटेंजिबल एसेट में। बोलो क्लियर है क्या। डिटरमिन द इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट स्टेटेड अबव। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखो बाकी एसेट जो था ना यहाँ पर इम्पेयरमेंट जो जाएगा पीएल में, इसके लिए रिवर्सन रिजर्व में पैसा पड़ा वहां राइट ऑफ ये हो जाएगा। और ये दोनों अमाउंट भी जाएगा पीएल में, जितना इतना आ रहा है ई का और इंटेंजिबल एसेट का, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट आप देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज, तो रिकवरेबल अमाउंट इतना है। इम्पेयरमेंट लॉस जिसमें चार्ज होगा और फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है जो हम लोग ऊपर ही निकाल चुके थे। और जो हमारा सीजीयू था, इस सीजीयू में क्या करना पड़ेगा, गुडविल पूरा पूरा हो जाएगा और बाकी 10 लाख ये 10:9 के रेशियो में ये बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, डी के पास रिवोल्यूशन रिजर्व है तो उसको आप वहीं पे ट्रांसफर करोगे, मैंने उसी से एडजस्ट करोगे, और बाकी जो हमारा वो सब पीएल में जाएगा। दैट्स इट, है ना। चलो देखो यहाँ पर अब तो क्या होता है, कुछ ही गुडविल ना हमारा एलोकेट नहीं हो पाता है। अगर गुडविल एलोकेबल नहीं है ना, अगर गुडविल एलोकेबल नहीं है तो पहले एक काम करो, जो सेपरेट सेपरेट सीजू जो पहले इंपेयर हो सकते हैं पहले आप उनको इंपेयर कर दो, और फिर ओवरऑल इंपेयरमेंट चेक करो। सर समझ नहीं आया कैसे चेक करना है, ठीक है आओ चेक करते हैं। ये हमारा वर्कबुक 2025 का क्वेश्चन है, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर। ए लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ टू सीजीयूज एक्स एंड वाई along with the goodwill for the entire business। तो goodwill हम लोग बांट नहीं पा रहे, however it is not feasible to allocate the goodwill to the individual CGUs जो normally हम लोग बांटते हैं, बट यहाँ पर नहीं बांट पा रहे। ठीक है, ये केस हो सकता है। After 2 years the carrying amounts and recoverable amount of the net asset within the CGUs and the purchase goodwill are as follows। CGU X का अगर देखो कैरिंग अमाउंट 540 है और इसका 700 है यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट, और यहाँ 360 और 300। तो देखो ये तो साफ साफ समझ में हम लोग को आ रहा है कि सीजीयू एक्स को कोई इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है सेपरेट लेवल पे, बट इसको तो है, इसको तो है। तो पहला बात तो 60 लाख रुपया आप इसका पर जल्दी से राइट ऑफ आप करो। तो अब रिवाइज जो कैरिंग अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 540 और 300, है ना, 60 तो हट जाएगा ना, 840 और यहाँ पर 250, ये हो जाएगा 1090, ये हो जाएगा 1090, है ना। ये ना देख लो एक बार, 540 प्लस 300 250, यस 540 300 250, यस 1090। क्या पूछ रहा हम लोगों से, फ्रॉम द डेटा अबव कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस टू बी चार्ज अगेंस्ट ईच सीजीयू। तो सीजीयू में तो हो गया 60 लाख। गुडविल एंड टोटल इम्पेयरमेंट ऑफ बिजनेस, अब देखो टोटल जो है ना बिजनेस, टोटल बिजनेस का वैल्यू 1000 है,
टोटल बिजनेस का वैल्यू कितना हमारे पास 1000 है, और कैरिंग अमाउंट कितना है 1090 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को यहाँ पर 90 का इम्पेयरमेंट तो फिर लगेगा, है ना। और देखते हैं कैसे क्या बोल रहे हैं। मतलब whenever goodwill cannot be allocated to individual CGUs, the impairment loss if any should be checked for group level, मतलब अलग अलग CGU में consisting CGUs in two step process। whenever goodwill cannot be calculated to individual CGUs impairment loss if any, अच्छा दो बार आ गया ये, छोड़ो दो बार कॉपी हो गई, छोड़ते हैं। First, the carrying amount of CGUs will be impaired with its recoverable amount in the given question। impairment loss will be charged to CGU Y, कितना चार्ज होना चाहिए यहाँ पर 300 लाख, ठीक है सर 300 लाख चार्ज कर देंगे। नाउ आफ्टर राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच सीरीज टू द रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिजनेस एज ए होल इंक्लूडिंग गुडविल जो है ना, जब उसको आप कंपेयर करते हो किससे बताओ, रिकवरेबल अमाउंट से, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि ये आपका 1090 का आपका यहाँ पर कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल सिर्फ आपका 1000 है। तो आप बोलोगे 90 का यहाँ पर होगा यहाँ पर अब, है ना इम्पेयरमेंट। और वो 90 कहाँ जाएगा पता, ऑब्वियस सा बात है गुडविल में जाएगा। सर अगर मान लो सर ऐसा हो गया कि ये 90 नहीं 300 का इम्पेयरमेंट हो गया ओवरऑल, तो सर 250 तो गुडविल में चल जाएगा, बाकी 50। देखो अगर आप ऐसे बुकिश लैंग्वेज में बात करोगे तब तो फिर बाकी 250 में यहीं पे जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में जिंदगी में नहीं आएगा ना, सब में आपको देगा। एक मुझे बात बताओ, आप अकेला अकेला बेचेंगे तो 700 300 1000, और बिजनेस साथ में बेचेंगे तो और कम में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना भाई जब बेचेंगे साथ में तो। सही मारा क्या, एटलीस्ट उतना तो मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तो किसी भी हाल में हम लोग क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर कि ये इससे 250 ज्यादा तो इम्पेयर और ओवरऑल लेवल पे गुडविल के अमाउंट से ज्यादा ये होगा ही नहीं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ये भी आपके वर्कबुक 2025 का क्वेश्चन है। बोलता है क्या, पीसीबी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 48 लाख फॉर वन ऑफ इट्स सीजीयू। The carrying amount of the unit's net asset was 160 lakh while the recoverable amount is 112 lakh। तो 48 लाख का तो लॉस यहाँ पर आ रहा है, बात सही है। The carrying value of units net asset before impairment loss if any are as follows। गुडविल है 16 लाख का, बिल्डिंग है 22, प्लांट एंड मशीनरी इतना इतना, सब कुछ हम लोग को दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। But the net selling price of the units assets are insignificant except for the building which has a market value of 35 लाख रुपीस। मतलब बोलता पता है क्या यहाँ पर, ये तो बाकी का तो इनसिग्निफिकेंट है, बट जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग वो एट एनी कॉस्ट वो कैसे भी ना 35 लाख में मिनिमम बिक जाए भाई वो। इसका मतलब ध्यान रखना, गुडविल में इम्पेयरमेंट चार्ज मत कर देना गलती से भी, क्योंकि बिल्डिंग में इम्पेयरमेंट चार्ज मत कर देना गलती से भी, क्योंकि ये तो आराम से अपने प्राइस से बहुत ज्यादा पे बिकने वाला है। इसका एनएसपी अभी है इतना, नेट सेलिंग प्राइस। और जो नेट मॉनेटरी एसेट है ना, ये भी पूरा का पूरा रियलाइज हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब इसमें भी नहीं बांटना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब आप बताओ ये जो 48 लाख का लॉस है वो कहाँ जाएगा, तो देख भाई जो 48 लाख का लॉस है ना, 16 लाख पहले इसमें जाएगा, अब जो बचा ना 32 लाख इन्हीं में जाएगा, तीनों में। किस रेशियो में, 48 36 12, मतलब 4:3:1 में बांटो फिर अब, क्योंकि नेट मॉनिटर में बांटना नहीं है, बिल्डिंग में बांटना नहीं, इन तीनों में बटेगा। दैट्स इट, वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा 16 ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्डिंग में कुछ भी नहीं होगा, नेट मॉनिटर में कुछ भी नहीं होगा, और बाकी में 3:2:1 में बांट देना 32 लाख रुपया। बोलो क्लियर है क्या, ये सब क्लियर तो है। चलो आ जाओ। और अब यहाँ पर ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके पहले हम लोग कॉर्पोरेट एसेट सीखना पड़ेगा पहले। अच्छा एक और रिवर्सल का होगा, यस 2 क्वेश्चन है। और जो समझते पहले कॉर्पोरेट एसेट के बारे में, बट उसके पहले थोड़ा सा पढ़ना है क्या यहाँ पर। चलिए कॉर्पोरेट समझा दो फिर नोट्स पढ़वाता हूँ एक ही बार। देखो ध्यान से, कॉर्पोरेट एसेट ये कुछ एक ऐसा एसेट्स है ना, ये सब इनडायरेक्टली बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं। ये जैसे बोलते नहीं कि हम लोग बहुत बार कि अनसंग हीरोज हैं, इनका कोई नाम नहीं ले रहा है, बट बैकएंड में बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर रहा है, ये सब बिजनेस को ग्रो करने में। वैसा एसेट है समझ लो आप, ठीक है। ये समझो जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ अभी ना, ये पेंसिल ये आईपैड ये संग में बेनिफिट देगा, बट डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है ये सब, ये डायरेक्ट दिख रहा है हम लोग को, डायरेक्ट ये सब बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। बट इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, अब ये सब ऐसा ऐसा चीज है ना जो हम लोग को डायरेक्ट तो कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, बट इनके बिना काम चलेगा भी नहीं। तो जो कॉर्पोरेट एसेट है ना, इनका वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे बताओ आप, इनका वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे, ये तो लोग साथ मिलकर मतलब अलग अलग सीजीयू के साथ मिलकर बेनिफिट देगा ना हम लोग को, तो ये
ये ओवरऑल बिजनेस में बेनिफिट देगा या फिर अलग अलग चीजों में बेनिफिट देगा, ये आप बताओ कैसे अपने लेवल पे कैसे बेनिफिट देगा हम लोग को, ये नहीं ले सकता। तो क्या करते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट एसेट को हम लोग एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजीयूज में। और जो अनएलोकेबल है उसके लिए भी बात होगा, जैसे हम लोग गुडविल का बात कर लिए वैसे इसका भी बात होगा। तो जो देखो जो एलोकेबल है उसको एलोकेट आप कर दो। जैसे मान लो आपने एक सीजीयू देखा, सीजीयू एक्स, उसमें ए बी सी, कॉर्पोरेट एसेट, कॉर्पोरेट एसेट पी, और एक गुडविल है जिसका कैरिंग अमाउंट है कुछ मान लो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, और गुडविल है यहाँ पर 2 लाख। टोटल कितना होता है यहाँ पर कैरिंग अमाउंट, तो टोटल कैरिंग अमाउंट है 20 लाख। इस पूरे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट जो निकल के आया ना वो है 15 लाख रुपया। वो कितना है बताओ, 15 लाख रुपया। तो अब जो इसमें 5 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस आपको जो दिख रहा है ना, ये 5 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस दिख रहा है, सबसे पहले तो ये गुडविल में जाएगा 2 लाख, बाकी 3 लाख रुपया, बाकी 3 लाख रुपया इन सब में बटेगा कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। बाकी 3 लाख रुपया इन सब में बटेगा कैरिंग अमाउंट के रेशियो में, 5:5:5:5:5:3, है ना, मतलब 5:5:5:5:3 इसमें बटेगा ये 2 लाख रुपया। मतलब कितना आ रहा है, 5 15 3 18, 2/18 इंटू 5, ये आ रहा है यहाँ पर 0.55। तो इसमें भी सेम ही आएगा, और बाकी इसमें दे देना 0.35, इस तरह से, है ना। सर जो एलोकेट नहीं हो पा रहा उसका, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, उसी क्वेश्चन में बात करें जो अभी एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है अभी तक। देखो सीजीयू के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बोलते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश इनफ्लोस लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लोस फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट। In other words, a CGU is a segment of a business where cash inflows can be separately identified from the rest of the business। हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना। नीड क्या है सर सीजीयू का, अकेला अकेला तो बढ़िया चल रहा था। इफ एनी इंडिकेशन अपीयर्स दैट एन एसेट may be impaired, the recoverable amount should be estimated। However, sometimes it is not possible to estimate the recoverable amount of the asset because the value in use of asset cannot be determined and it is probably different from the scrap value। ऑब्वियस सा बात है, इसका रेसिडुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा है इसका वैल्यू, लेकिन अकेला उसको इज्जत नहीं तो निकाल नहीं पा रहे हम लोग। सो एंटिटी आइडेंटिफाइज द लोएस्ट एग्रीगेशन ऑफ द एसेट दैट जनरेट लार्जली इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज। अब इसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैसे क्या होगा, तो हम लोग पूरा ग्रुप का निकालेंगे, पूरा सीजीयू का निकालेंगे। एलोकेट आपको कैसे करना है इसमें, तो एलोकेट करना है कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। जो कैरिंग अमाउंट का रेशियो रहेगा उसमें हम लोग इसको बांट देंगे। बोलो क्लियर है क्या, ये सर क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, हमेशा और हमेशा आपको पहले सेपरेट सेपरेट आपको चेक करना है, इंडिविजुअल एसेट पे आपको इंपेयरमेंट चेक करना है। सर वो एक सीजीयू का अंडर है फिर भी क्या, हाँ फिर भी चेक करना है। जैसे देखा ना हम लोग को वहां पर प्लांट एंड मशीनरी हाफ उड़ गया था, पेटेंट पूरा का पूरा खत्म हो गया था, पेटेंट कॉपीराइट। तो जो आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो पहले उनको आप करो, इंपेयर नहीं हो रहा फिर आप ग्रुप लेवल पे आप देखो, फिर सीजीयू लेवल पे आप उसको यहाँ पर देखो। फिर आप बात करते हैं फिर हम लोग गुडविल के बारे में, गुडविल अकेला वही बात करेंगे, गुडविल अकेला तो इंपेयर होगा नहीं, तो ये साथ में मिलके यहाँ पर इंपेयर होगा। अरे यार फिर देखो यहाँ पर, ठीक है। चलो इसका कॉर्पोरेट एसेट का बात होगा। कॉर्पोरेट एसेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो कॉर्पोरेट एसेट जो हमारा है ये अलग अलग हम लोगों को मतलब एसेट सेपरेट ने बेनिफिट तो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ये सबके संग मिलकर कर पाएगा। जैसे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर हो गया, बिल्डिंग हो गया, रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, ये सब चीज। अब तो कैसे बांटना आपको सीजीयू में, आपको यहाँ पर सीजीयू में कैसे बांटना आपको यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस, तो बोलता है इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एनी सीजीयू शैल बी फर्स्ट एलोकेटेड टू गुडविल। पहले गुडविल हम लोग बांट देंगे और फिर जितना ही बचा रहेगा इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट सब में हम लोग बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा क्या, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पर, बोलता है एबीसी लिमिटेड हैज 3 कैश जनरेटिंग यूनिट्स ए बी एंड सी, द कैरिंग अमाउंट ऑफ विच एज ऑन 31 मार्च 2021 आर एज फॉलोस। कैश जनरेटिंग यूनिट एबीसी का कैरिंग अमाउंट इतना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इतना। एबीसी लिमिटेड ऑल्सो हैज 2 कॉर्पोरेट एसेट हैविंग अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। तो
एक कॉर्पोरेट एसेट है इनका एक्स 600 उसका कैरिंग अमाउंट है और वाई है 200। द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्स कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस दैट इज प्रोरेटा बेसिस टू इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मतलब इस 600 को तो हम लोग ए बी सी में हम लोग बांट सकते हैं, बट ये जो 200 है ना वाई का, ये जो है ना इसको एलोकेट नहीं कर पा रहे। देखिए क्वेश्चन में दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक है ठीक है। इसको जब आप ऐसा देख लेते हो ना कि एलोकेबल नहीं है, पहले उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो, पहले उसको आप, ठीक है। पहले आप इस 600 को पहले आप क्या करो, एलोकेट करो। ये 600 कैसे एलोकेट होगा, तो सर कैरिंग अमाउंट में हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो कैरिंग अमाउंट में हम लोग करते हैं, इस रेशियो में करते हैं, बट पता है कब, जब सबका लाइफ सेम हो। अगर सबका लाइफ अलग अलग अगर है ना, अगर सबका लाइफ अगर अलग अलग है ना, तो आपको पहले यहाँ पर कैरिंग अमाउंट इनटू लाइफ का जो वेटेड जो यहाँ पर रेशियो आएगा उसमें बांटना है। मतलब देखो 500 इंटू 10 5,000, 750 इंटू 20 15,000, 1100 इंटू 20 22,000। तो ये 5:15:22 के रेशियो में आप इस 600 को बांटोगे। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा आपका यहाँ पर, देखो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कॉर्पोरेट एसेट एक्स का जो यहाँ पर था ना अपने पास, लाइक इनका 600 का कैरिंग अमाउंट, इसको सी जी ए बी सी में आपको डिफरेंट डिफरेंट करके आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कितना कितना आ रहा है, ये 5:15:22 में 72 215 313। अब आप चेक करो सिंगल सिंगल ये सब सीजीयू का इम्पेयरमेंट वो कैसे होगा। आप देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो आप 72 आया, अब इनका आपके पास कैरिंग अमाउंट था ना 500 था, तो ये प्लस 72 ये कितना हो गया, ये हो गया 572। दूसरे का कितना आ रहा है 215 313, तो 215 का जोड़ते हो इसमें 965 और 313 जोड़ते हो तो 1413। अब आप चेक करो इन सब का रिकवरेबल अमाउंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो रिकवरेबल अमाउंट है 600 और कैरिंग अमाउंट इतना, तो बहुत ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट है, कोई इंपेयरमेंट का जरूरत नहीं है। बट इसमें देखो ये 900 था और यहाँ पर 965 है, मतलब इसमें इंपेयरमेंट 65 होगा, और ये 1400 है और यहाँ पे 1413 था, तो इसमें जो है 13 का इंपेयरमेंट लॉस है। तो हम लोग को यहाँ पर स्टेप 1 में हम लोग को इंपेयरमेंट लॉस पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर अब ये इंपेयरमेंट लॉस बांटा जाएगा, ये इंपेयरमेंट लॉस बांटा जाएगा अदर एसेट्स और कॉर्पोरेट एसेट में। तो आप देखो सीजीयू बी में टोटल एसेट है इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट 965, जिसमें कॉर्पोरेट एसेट 215 का है, तो 65 डिवाइड बाय 965 इंटू 215, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा सीजीयू बी का। वैसे सी का भी निकाल लेंगे हम लोग कितना क्या रहा, और बाकी एसेट में जाएगा हमारा बाकी यहाँ पे लॉस। और अब आप एक काम करो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लो आफ्टर दिस इंपेयरमेंट लॉस। देखो बिफोर राइटिंग ऑफ कितना था हमारा कैरिंग अमाउंट, 500 750 और सी का था 1100, यही था ना, और एक्स का था 600 वाई का था 200, टोटल ओवरऑल पे कितना था हमारा 3150। लेकिन ये जो इंपेयरमेंट लॉस जब चार्ज हो गया ना, आप देखो बी के अदर एसेट में 50 हुआ था, सी में 10 हुआ था, तो 50 और 10, और टोटल जो हमारा कॉर्पोरेट एसेट जो एक्स था ना उसमें 15 प्लस 3 ये टोटल 18 हुआ था, और वाई में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सब कुछ इंपेयर करने के बाद ये आ रहा है यहाँ पर 3072 का कैरिंग अमाउंट। और अगर आप एज ए होल अगर आप एंटिटी का देखो, अगर आप रिकवरेबल अमाउंट, तो वो कितना है, वो है 3200। तो अगर वो 3200 अगर है तो कोई इंपेयरमेंट की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एज ए होल अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियस सा बात है, देखो यहाँ पर ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट हमारा है, कोई इंपेयरमेंट लॉस एंटिटी लेवल पे तो हम लोग को चार्ज ही नहीं करना है। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो ना क्लियर हुआ क्या। चलो आ जाओ, अब मैं आपको नोट्स पढ़वाता हूँ ये सब। देखो but the corporate assets should be allocated to CGUs on a reasonable basis, and if such allocation is not possible, combining of CGUs should be considered। मतलब पूरा allocate करना सबको मिलाकर, मतलब कंबाइनिंग मतलब पूरा एंटिटी लेवल पे, ठीक है। इवन इफ सच एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन रीजनल बेसिस, द एंटिटी वाइड टेस्टिंग शुड बी डन। लास्ट में जो हम लोगों ने किया एंटिटी वाइड टेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जनरली एलोकेशन रेशियो जो होगा ना कॉर्पोरेट एसेट का, वो हम लोग लेंगे वेटेड रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ। अगर सबका यूजफुल लाइफ सेम है, सबका 10-10 साल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक का 10 एक का 20 एक का 15, तो फिर हम लोग को यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा। इफ सीजूस इंक्लूड एसिड, 2 बार आ गया, ठीक है, ऑन विच इंडिया स्टैटिस्टिक्स इज नॉट एप्लीकेबल। मान लो उसमें इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, मान लो उसमें और कोई एसेट है जिसपे नहीं लगता है हमारा इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स, तो उसको हटाकर बाकी पे आपको इंपेयरमेंट लॉस आपको चेक करना होगा, इससे बात है, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक एसिड आउट ऑफ सीजीयू
कैन बी इम्पेयर, जैसे दिखा हम लोगों को पेटेंट एंड कॉपीराइट स्पेसिफिकली वो इम्पेयर हो रहा था, प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफिकली इम्पेयर हुआ था, उसको पहले इंडिविजुअल लेवल पे आप करो और फिर बाकी में आपको यहाँ पर बांटना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो एक छोटा सा थ्योरी पॉइंट है, यहाँ पर बोलता है क्या कि आपको लाइबिलिटी कंसीडर करना है क्या इम्पेयरमेंट लॉस में। देखो अगर आप सीजीयू का नेट एसेट अगर आप ले रहे हो ना तो उसमें लाइबिलिटी भी आएगा, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट में भी लाइबिलिटी आपको कंसीडर यहाँ पर अब करना है, ध्यान रहे। ठीक है ना, चलो लास्ट में बात करता है रिवर्सल है क्या, रिवर्सल हो सकता है क्या। हाँ सर रिवर्सल हो सकता है, अगर चांसेस दिख रहा है रिवर्सल का तो रिवर्सल हो सकता है। अब दो कैसे क्या बोलते हैं यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मान लो आज हमारा एक एसेट का कैरिंग अमाउंट है 500, ठीक है, इसका जो रिमेनिंग लाइफ है ना, इसका जो रिमेनिंग लाइफ है वो है 5 ईयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितना है इसके पास अभी, 5 ईयर्स है। क्या हुआ, आज हो गया इम्पेयरमेंट लॉस 100 का, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। अब आप बताओ कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 माइनस 100 ये हो गया 400, और जो रिवाइज डेप्रिसिएशन हुआ वो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई जो लाइफ बचा हुआ है 80, जो पहले हो रहा था 100 करके। अब मान लो यहाँ पर 2 साल चल गया है ना, ये कैरिंग अमाउंट 400 था यहाँ पर, 1 साल 2 साल ऐसे बीत गया, 80 80 ये बीत गया। ठीक है, अब जब 80 80 निकल गया ना यहाँ पर, तो अब कितना बचा हुआ यहाँ पर, अब बचा हुआ यहाँ पर 240, 160 तो निकल गया। अब हुआ क्या, जिस जिस रीजन से हम लोगों ने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया था और इम्पेयरमेंट हुआ था ना, वो रीजन ही हट गया, वो रिवर्स हो गया, वो सिचुएशन हमारा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो समझो जैसे वो सिचुएशन हमारा अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो अब जब चेक किया रिकवरेबल अमाउंट ना आज के दिन में दिखा रहा 600 रुपया, बोला अच्छा, अरे सर तो बढ़िया बात है, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स कर दो सर, यहाँ पर कितना आ रहा गैप 360 का रिवर्स कर दो, बोल दो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये बेटा इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल वर्ड का मतलब समझते हो, पहले चार्ज किया तब रिवर्स कर रहे हैं। आपने मैक्स टू मैक्स बताओ तो कितना रिवर्सल यहाँ पे किया था, मैंने यहाँ पे कितना इम्पेयरमेंट आपने किया था 100, तो आप 360 कैसे आप रिवर्स कर रहे हो, पॉसिबल है क्या। अच्छा 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 समझ समझ, सॉरी 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 सर सॉरी, आपको 100 करना है ना, रिवर्स 100 करना, समझ में आ गया, रिवर्स करने वाला सेट का वैल्यू बढ़ेगा। पर नहीं अभी भी इतना नहीं है, सुनो पे ध्यान से, आप पूरा का पूरा 100 अभी आप नहीं कर सकते हो। अब आप समझो पहले यहाँ पर बोलता है ना, आपको दो अमाउंट देता है, विच एवर इज लोअर आप वहां रिवर्स कर सकते हो। पहले बताता हूँ दोनों अमाउंट का, फिर लॉजिकली समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। तो पहला तो बोलता है कि रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, जो अभी दिख रहा है 600 माइनस 240 360। दूसरा बोलता है क्या कि जो हमारा कैरिंग अमाउंट, जो हमारा कैरिंग अमाउंट होता अगर कभी जिंदगी में इम्पेयरमेंट अगर नहीं हुआ होता, देखो कभी जिंदगी में अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ रहता ना, तो पता कैरिंग अमाउंट कितना होता, 500 था हमारा कैरिंग अमाउंट, और 2 साल में 50 50 इज्जत से हो रहा था, तो आज के दिन में हमारा 400 रहता, हमारा 400 रहता यहाँ पर कैरिंग अमाउंट। और अभी है कितना यहाँ पर बताओ आप, अभी यहाँ पर 400 है क्या, हाँ ठीक है, 1 मिनट, नहीं नहीं 100 हो रहा था ना, 300 रहता, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 500 माइनस 100 5 साल था ना लाइफ, हाँ तो 300 रहता, तो 300 रहता कोई जिंदगी में इम्पेयर नहीं किए होते तो। और अभी कितना है, अभी 240 है, मतलब हम लोग मैक्स टू मैक्स 60 ही हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 60 रिवर्स कर सकते हैं। अब समझो इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। आप एक चीज समझाओ मुझे, क्या कभी आप ऐसा कर सकते हो क्या कि इम्पेयरमेंट का रिवर्सल के नाम पर का वैल्यू बढ़ा दो आप, तो आपको लग रहा है आप चाहो रिवोल्यूशन में चेक करो अलग चीज है, बट आप इम्पेयरमेंट का रिवर्सल आप पता नहीं कर सकते हो इस तरह से, आपको चेक करना पड़े। सोचो जिंदगी में कभी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ रहता, तो आज यहाँ पर 400 का वैल्यू दिखता ना, वो 400, बार बार मैं 400 बोल रहा हूँ यार, 10 साल का लाइफ थोड़ी है, 300 का वैल्यू दिखता ना, आज यहाँ पर 300 का वैल्यू दिखता है यहाँ पर ना, तो वो कितना दिख रहा है, वो दिख रहा है 240, तो कोई जिंदगी में इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता, तो यहाँ पर 60 ही ज्यादा होता ना, तो फिर आप बाकी कैसे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर 60 ही आप यहाँ दिखा सकते हो। और अगर शॉर्टकट अगर इसका बताऊं ना, अगर एक और अगर मान लो एमसीक्यू अगर आ गया, शॉर्टकट पता है क्या है, आप बस इतना चेक करो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ था, सर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था यहाँ पर 100, सेविंग इन डेप्रिसिएशन देखो कितना हो रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन कितना होता 100 करके, अभी कितना करके हुआ है 80 करके, तो 20 करके सेव हुआ ना 2 साल, तो आप देखो 20 20 40, तो मैक्स टू मैक्स 60 ही रिवर्स हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या। सर ये कहाँ जाएगा ये इनकम, इनकम आ रहा ना, एसेट अकाउंट डेबिट होगा, 2 पीएल, हाँ 2 पीएल होगा, अगर उसमें पीएल में गया था लॉस,
टू रिवोल्यूशन होगा अगर उस समय रिवोल्यूशन में गया था हमारा ये लॉस। मतलब क्या, जो ट्रीटमेंट हुआ था इम्पेयरमेंट के टाइम वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हम लोग को आज रिवर्सल के टाइम। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना, क्लियर है क्या? दूसरा चीज, गुडविल पे कभी जिंदगी में इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होगा। एक बार हो गया तो हो गया। एक बार अगर गुडविल पे अगर इम्पेयरमेंट हो गया तो हो गया, आप उससे कोई जिंदगी में आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? वही देखो यहाँ पर पूरा आपको समझाया हुआ है, और पढ़ते एक बार। ठीक है, ये नोट्स मैं क्यों बोलता हूँ ना, हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब बहुत ही देखना, कम टाइम में ना आप रिवाइज कर सकोगे, है ना, चीजों को, है ना। बोलता है इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज फॉर एन एसेट शुड बी रिवर्स इफ देयर हैज बीन a change in the estimates of cash inflows, outflows or discounting rates, etc. Lower of following can be reversed. Lower recoverable amount minus carrying amount minus, मतलब क्या, 600 माइनस 240, 360। और दूसरा क्या बोल रहा है, कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एसेट, जो कितना होता, 300 होता, माइनस कैरिंग अमाउंट जो अभी है 60। वो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट एज डिपेंड loss depends on treatment at the time of impairment loss. If impairment loss was debited to PL, then now income should be recognized in PL. If impairment loss was adjusted with the revaluation reserve, then reserve can be increased to that extent and excess if any should be treated as revenue. मैक्सिमम कितना लॉस यहाँ पर आपको रिवर्स कर सकते हो आप, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सेविंग एंड डेप्रिसिएशन। और ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल रिवर्स नहीं होगा यहाँ पर। और अगर साथ साथ देखो ना, अगर आप जो आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर इंडेक्स 36 में, आपका जो ये क्वेश्चन है ये इम्पेयरमेंट का रिवर्सल के ऊपर है, और ये क्वेश्चन आपके वर्कबुक 2025 का है। क्या बोलता है देखो, ऑन 31 मार्च 2023 कैश जनरेटिंग यूनिट अंडरवेंट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू विद द फॉलोइंग डेटा। बोलता गुडविल है, पीपीई है। गुडविल का कैरिंग अमाउंट है यहाँ पर 1,25,000, पूरा पूरा इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग चार्ज कर दिए होंगे इसके ऊपर जब हुआ होगा तो। और पीपी 3,75,000, उसमें भी 1,35,000 चार्ज हुआ है, तो आज 2,40,000 दिख रहा है। और चेक करते हैं क्या बोलता है नीचे, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज इनिशियली एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर ₹5,00,000 एंड हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 साल। ठीक है, अब समझो 5,00,000 का खरीदा गया था, अभी यहाँ पर 8 साल का लाइफ का था। कंपनी जो है ना वो यूज करता है यहाँ पर, अगर देखो आप तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, कोई भी रेसिडुअल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, तो रेसिडुअल वैल्यू अगर नहीं है, 5,00,000 माइनस 0 डिवाइड बाई 8, हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 62,500। ये किस दिन का बात कर रहा है, 1 अप्रैल 21 को परचेस किया था, बात कर रहा है 31 मार्च 23, मतलब 2 साल बीत चुका है, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। तो 5,00,000 माइनस ये करो, 2 करो इंटू, तो 1,25,000 आएगा। तो मतलब अभी 3,75,000 का हमारा यहाँ पर कैरिंग अमाउंट था, उस पर 1,35,000 चार्ज हुआ है, 2,40,000 दिख रहा है। अब जो 2,40,000 है, इसका जो रिमेनिंग लाइफ होगा वो 6 साल ही तो होगा। 8 साल था, 2 साल बीत चुका है, जो 6 साल का लाइफ है इसमें क्या बोलेंगे बताओ हम लोग अभी, कि 40,000 करके डेप्रिसिएशन होगा अब, है ना, यही तो बोलेंगे। बढ़ते आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या भाई, 31 मार्च 24 में जस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो 2,40,000 और माइनस 40, जब 2,00,000 का हमारा कैरिंग अमाउंट था। ठीक है, पूरे पूरे सीजीयू का जो हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट हो गया 4,50,000। ओके, अब आप देखो गुडविल पे तो रिवर्स हो नहीं सकता है, गुडविल पे तो रिवर्स हो नहीं सकता। और आप चेक करते हैं इस पे कितना कितना मैक्सिमम रिवर्स इस पे हो सकता है। तो आप देखो, अगर जिंदगी में रिवर्सल नहीं हुआ रहता है ना, तो इस पे 5,00,000 माइनस 3 साल डेप्रिसिएशन अगर होता, तो इंटू थ्री, तो ये सब कुछ कर कुरा के 3,12,500 आता, और कभी जिंदगी में इस पे इम्पेयरमेंट अगर नहीं हुआ रहता तो। और आज कितना दिख रहा है, आज 2,00,000 दिख रहा है वैल्यू, तो मैक्स टू मैक्स हम लोग 1,12,500 ही हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं, बाकी का अमाउंट रिवर्स नहीं होगा, बाकी का अमाउंट यहाँ पर रिवर्स नहीं होगा। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, द इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स। The impairment loss on property, plant and equipment can be reversed. However, the reversal is limited to the extent of carrying amount. Had no impairment loss would have been charged. कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑन 31/3/24 कितना होगा आफ्टर इम्पेयरमेंट, अगर आप देखो 2,40,000 माइनस डेप्रिसिएशन करके 2,00,000 रुपया। और कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑन 31/3/24 विदाउट इम्पेयरमेंट कितना हुआ रहता, तो 5,00,000 और माइनस करेंगे, ये तो आ रहा 3,12,500, तो 1,12,500 ही हम लोग रिवर्स कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। देयर इज एन इंक्रीमेंट इन द रिकवरेबल अमाउंट विच इज मोर देन ₹2,50,000 ऑफ द कैरिंग अमाउंट,
2.5 लाख से ज़्यादा है ना, मतलब 2.5 लाख रुपया देखो आप यहाँ पर अगर, तो 4.5 का दिख रहा है यहाँ पर, है ना, रिकवरेबल अमाउंट, और 2 लाख हमारा कैरिंग अमाउंट है। 4.5 लाख में 2.5 लाख रुपया बढ़ गया है। बट हम लोग कितना रिवर्स कर सकते हैं इसमें, हम लोग 1,12,500। दैट्स इट, है ना। अब एक छोटा टॉपिक अगर देखना है देख सकते हो, ये हमारा ये वाला पोर्सन, वो जो हमारा है ना यहाँ पर इंडिकेटर्स है, वो कुछ एक इंडिकेटर्स है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ता है। पहला देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल डैमेज, जो टूट फूट के हो गया, कोई एक्सप्लोजन हुआ देखा ना हम लोगों ने। या फिर दूसरा मान लो क्या बोलता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हुआ है हमारा एडवर्स इफेक्ट की वजह से हुआ है। एडवर्स बेटा मतलब एडवर्स कुछ इफेक्ट पड़ा है हमारे हमारे डिसीजन में, कुछ चेंजेस हम लोगों ने किया है। क्या हुआ, मान लो हम लोग एक हम लोग एसेट परचेस करके लाते हैं इस उम्मीद से कि 10 साल यूज करेंगे। 3 साल बाद हम लोग वो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करना बंद कर दिए। अब बाकी 7 साल तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वो मशीन यूज में नहीं आएगा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड मैनर था यूज करने का, अब वो तो रहा नहीं। वैल्यू न्यूज हमारा घट जाएगा, चेक करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट करना है क्या। या फिर मान लो वो इस एसिड को हम लोग जो सोच कर लाए थे वैसा कोई परफॉर्मेंस उसका है ही नहीं, वर्स्ट है पूरा उसका परफॉर्मेंस। तो ऐसे में फिर हम लोग को इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा। ये तो इंटरनल फैक्टर्स है। बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मान लो क्या हुआ, मार्केट में उसका पूरा वैल्यू डाउन हो चुका है, पूरा मार्केट में उसका वैल्यू गिर चुका है। और मान लो जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट था ना, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे डिसाइड हुआ था इसके पहले भी, और अब वही अगर डाउन हो गया दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लो हमारा कुछ एडवर्स चेंजेस आ जाता है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब मान लो 4G पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया, 5G लॉन्च हो गया। इकोनॉमिकल चेंजेस आ गया, रिसेशन आ गया। कोविड का टाइम आपको याद होगा, उस समय लोग बस ऐसा लगा था जिंदा है काफी है, उस समय अदर कोई चीज पे ध्यान नहीं जाता था। मान लो टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा उसमें बंद हो रखा था। तो इकोनॉमिकल चेंजेस ऐसा आ सकता है। लीगल इन्वायरमेंट, मान लो गवर्नमेंट कुछ बैन वैन लगा दिया, कुछ गवर्नमेंट का अदर पॉलिसीज आ गया, इन सब के वजह से भी। और देखो एडवर्स जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर, ये सिर्फ हमारा नहीं है भाई, इस पे सबके असर पड़ेगा, इससे सबको असर पड़ने वाला है, सिर्फ हमारा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या फिर समझो जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया। अब हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं तो उसको मतलब जितना रेट बढ़ते जाएगा हमारा वैल्यू न्यूज हमारा वहाँ पर घटते जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू उसका। और जो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट है ना पूरे हमारे बिजनेस का, वो हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। सर क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मान लो हमारा एक शेयर अगर 100 रुपये का है मार्केट में, अगर मान लो हमारा 10 शेयर है, कितना हो गया यहाँ पर, मार्केट कैप हो जाएगा हमारा 1,000 रुपया, ठीक है। ये मान लो 1,000 करोड़ है, ठीक है। और हमारा जो नेट एसेट है ना, वही हमारा 1,080 करोड़ है। हमारा समझ यार, हमारा जो नेट एसेट है एनडीडी का, वही ज्यादा मार्केट कैप से, मतलब इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। दैट्स इट। ये था हमारा पूरा का पूरा इंड एस 36 का रिवीजन। ये डिटेल्ड रिवीजन है ना। इसमें क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। एक और रिवीजन हम लोग बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं इंड एस 36 का, जहां पर हम लोग बोलते हैं क्विक रिवीजन, जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा। आई होप आप सबको ये रिवीजन पसंद आया होगा और सबको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला होगा। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करना है इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी हेल्पफुल वीडियोज़ अभी इस चैनल पे आने वाला है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।